मैं अर्चना पांडे, जनपद अयोध्या, बड़ी देवकाली की निवासी हूँ। जब से मैं बेसिक शिक्षा विभाग में जॉब करने गई हूँ, तब से वहाँ पे अर्जुन वर्मा एबीएस से जो थे, उनकी बिना तलाक दूसरी पत्नी उष्मा वर्मा और उसके श्रीकांत द्विवेदी द्वारा निर्माण कोचिंग क्लासेस के विनय वर्मा और रमेश वर्मा, जिनसे मैं सिर्फ तैयारी के दौरान जब 2011 में टेट पास होने के बाद सिर्फ एक स्पेस के लिए मैं उनके कोचिंग में कुछ दिन के लिए गई थी। और ना तो उनकी पढ़ाई से मेरा कोई वास्ता रहा है, ना तो उनके कोचिंग से मेरा कोई संबंध रहा है। वो मुझसे प्रचार चाह रहे थे, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत समस्या थी कि मुझे अपना हर मैटर गोपनीय रखना था, क्योंकि मुझे एक सुकून भरा जीवन चाहिए था। मुझे पहले से ही पता था कि मुझसे परेशान करने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए मुझे अपनी हर चीज़ को साइलेंट रखना था। लेकिन उस आदमी ने जलन के, जिसने सामने से मुझे ये कहा था कि अगर ये लड़की सेलेक्ट हो जाएगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, ये खुद विनय वर्मा का स्टेटमेंट था। समाज में बहुत समाज सेवी और बहुत अच्छा रूप दिखा के रखते हैं, जैसे कि अरुण वर्मा रखते हैं, जैसे कि सियाराम वर्मा रखते हैं। लेकिन इन लोगों ने, जब से ये दोनों एबीएस से बन के आए, खुद ये लोग हेडमास्टर को सिखा के भेजते थे कि किस तरह से मुझे प्रताड़ित करना है। जब इन लोग को लगा कि बच्चे मुझे बहुत मानते हैं, तो इन लोगों को समझ में आया कि बच्चों को मोहरा बना के इस पे झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक कि उष्मा वर्मा ट्रेनिंग के दौरान हर उस बंदे से, जिससे भी मैं बात करती थी, मेरी जानकारी लेती थी, उसी दौरान इनको ये पता चला कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम के समीक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा को मैं भैया बोलती हूँ और उनसे बात करती हूँ। विजय लक्ष्मी मौर्य और वंदना गुप्ता के द्वारा इन लोगों ने फिर उनसे भी बात करना, मेरी जानकारी लेना शुरू किया। इस औरत ने एक ऐसा जाल फैलाया कि मुझे कहीं भी नौकरी करने लायक नहीं छोड़ा जाए और न मेरा कहीं चयन हो। खासकर इस अरुण वर्मा और सियाराम वर्मा, जब भी कोई बीएससी आते थे, अरुण वर्मा उनकी सेवा में सारी अपना वो लगा देते थे, सिर्फ इसलिए कि वो जो मेरे बारे में कहें वही वो करें, कोई भी मेरी मदद नहीं करे। इस अरुण वर्मा और सियाराम वर्मा ने इतनी घटिया स्तर तक जाके मेरे जीवन को बर्बाद किया है। जब मेरा वीडियो में सिलेक्शन हुआ 2015 में, सारे सेलेक्टेड बंदे से इन लोगों ने बात करके मेरे बारे में गंदी गंदी बातें फैलाई, और यहाँ तक कि मुझे पहले से ही लोगों को साजिश करके परेशान करने के लिए तैयार किया जाने लगा। ये लोग काम के का झूठा बहाना बना के और विभागीय रूप से इतना मुझे प्रताड़ित करना चाहते थे, जो मुझे जान से मारने की साजिश चल रही है, वो वहां तक मेरा ध्यान न जाए। आज भी इस साजिश में सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी हेडमास्टर, जिनका नाम अनीता वशिष्ठ है, उनके पति राकेश वशिष्ठ जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उनका दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी से घनिष्ठ संबंध है। उनके कहने पे दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी इस मामले में इन्वॉल्व हुए। उस दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी की वजह से ही हर जगह जहां मैं जाती हूं मुझे मानसिक रोगी लिख के दिया जाने लगा, जब से मैंने उष्मा वर्मा के, क्योंकि इस औरत ने मेरा पूरा जीवन उजाड़ दिया, पूरी दुनिया उजाड़ दी। और पुलिस वाले इस औरत के नाम को छुपाने के लिए इसे कभी पारिवारिक मैटर बताते हैं। पिछले 6 साल में मैंने उष्मा वर्मा, अर्जुन वर्मा और श्रीकांत द्विवेदी की कम से कम 50 कंप्लेन की होगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैं होके आई हूँ, वहां भी उसकी कंप्लेन करके आई हूँ। आज तक उस कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हार्डली ये लिख दिया जाता है सारे आरोप झूठे हैं और मुझे मानसिक रोगी दिखा दिया जाता है। कभी किसी डॉक्टर का नाम, कभी किसी डॉक्टर का नाम। एक्चुअल में मुझे फर्जी दवा ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर माधुरी गौतम द्वारा दिया गया था। आप उस दवा का नाम नोट कीजिए, इग्निशिया अमारा 1M। ये वो दवा है जिसे जब मैं दिल्ली में गई थी, वहां पे मैंने पता किया तो उसमें उन्होंने साफ बताया कि अगर इसे किसी सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होती है, और अगर इस दौरान उसे परेशान किया जाए तो किसी की हत्या भी कर सकता है। ये इतनी, और ये दवा मुझे दिन में 4 बार देने की कहा थी। सिर्फ उन्होंने नहीं, वहां की डॉक्टर है ऋचा पांडे और डॉक्टर माधुरी गौतम और ऋचा पांडे, दोनों लोगों को बारे में व्यक्तित्व और चरित्र दोनों पता कर लीजिए, क्योंकि उष्मा वर्मा का साथ देने वाले जितने भी होते हैं वो सब चरित्र से बिल्कुल उष्मा वर्मा जैसे ही होते हैं। मेरे घर के सामने एक लड़की को इन लोगों ने रखा हुआ है किराए पे, उसका चरित्र क्या है वो भी पता कर लीजिए। 16 साल की या 17 साल की वो लड़की है, उसके मिलने वाले कम से कम 25 लड़के रोज आते हैं उसके पास, और उसका ये कहना कि वो सब उसके पति है। इसी तरीके से हर जगह किसी न किसी महिला को, जो इसी के तरीके होती हैं, कभी मदद के नाम पे, कभी किसी नाम पे, हर जगह मुझे इस औरत ने ट्रैप किया। कभी मेरी जानकारी लेने एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझसे बात करे, और पुलिस उस पर सिर्फ इसलिए नजर रख रही है कि कोई मुझे ये ना बता दे कि अर्जुन वर्मा, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी वास्तविक पत्नी, जो कि अंबेडकर नगर टांडा एनटीपीसी में रहती है, उनका नाम क्या है,
और उनकी कोई जानकारी मुझे ना दे दे। सिर्फ इसलिए मेरे सारी कॉल को सर्विलांस किया गया है, सारे कॉल को ट्रैक किया गया है, मेरे मोबाइल तक को हैक किया गया है। वो कब ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, उसके पासवर्ड तक बदल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं एक नया मोबाइल खरीद के लाई हूँ, उसको IMI से हैक किया गया है, उसका कोई भी फंक्शन नहीं चलता है। यहाँ तक कि एक महिला के कैमरे तक को हैक किया गया है। आप सोच सकते हैं, मुझे ये बात पता नहीं, मैं एक नया फ़ोन लेके आ रही हूँ और उसका कैमरा तक हैक है। मैं कहीं भी फ़ोन बनवाने जाती हूँ, मेरा फ़ोन तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक उसमें हैकिंग सॉफ्टवेयर डाल नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक मैं किसी भी कंप्यूटर पे जाती हूँ, कोई भी मेरा ना तो प्रिंट आउट करेगा, ना कोई काम करेगा तब तक जब तक मैं उसे मेल पे ना भेजूं, या जिससे जो भी मैं कर रही हूँ हर एक गतिविधि पे मेरी नज़र रखी जा सके, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन वर्मा जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी पहली पत्नी जो उनकी वास्तविक पत्नी है उसकी कोई जानकारी ना दे दे, और उष्मा वर्मा जो कि उनकी बिना तलाक दूसरी पत्नी है, उनकी सरकारी नौकरी कर रही है, उनकी नौकरी पे कोई मुसीबत ना आ जाए। इस बात की जब से मैंने कंप्लेन गोंडा जहाँ पे ABS से थे अर्जुन वर्मा छपिया ब्लॉक में, वहाँ पे जब से मैंने उनकी कंप्लेन की है और RTI डाल दी उनकी पहली पत्नी की जानकारी ले मांगने के लिए और उनके सर्विस बुक की पहली पृष्ठ की कॉपी मांगने के लिए, जिससे कि उनकी पहली पत्नी की पूरी डिटेल मुझे मिल सके, उस दिन से पुलिस विभाग द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी मुझे जान से मार के, किसी ऑटो वाले, किसी 2 कौड़ी के इंसान से मेरा बलात्कार करवा के, इसे मुझे मरवा के एक छोटा सा मैटर साबित करके मामला खत्म किया जाना चाहता है। कभी मेरे पारिवारिक का मैटर, मेरे परिवार जो पिताजी जो कि 73 साल के हैं, निश्चित रूप से आज की डेट में वो इस साजिश में शामिल है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो पूरी रूप से अपनी दूसरी पत्नी जो बिल्कुल उष्मा वर्मा की तरह है, और उस मेरी सौतेली माँ वो हमेशा से बचपन से सौतेली है। अगर इतना निकृष्ट माहौल रहा होता जो आज सारे आरोप मेरे परिवार पे डाले जा रहे हैं, निश्चित रूप से मेरा सौतेला भाई और मेरी सौतेली माँ दोनों इस साजिश में शामिल है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि इस साजिश में इस स्तर तक संलिप्तता सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग की वजह से है। और अगर इतना गंदा माहौल रहा होता, ये सच है कि वो औरत मेरा कोई सहयोग नहीं करना चाहती, वो ये चाहती थी कि मैं किसी के साथ भाग के शादी कर लूं जिससे उसका कोई पैसा खर्च ना हो और उसे सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए, और ये भी कहा जा सके कि लड़की तुम्हारी भाग के शादी कर ली तो बेदखल है। ये सारी चीज़ें वो चाहती थी, ये सच है। लेकिन इतना गंदा, जितना मैं 30 साल से इसी घर में रह रही हूँ, इसी जिले में रह रही हूँ, आज तक किसी की आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बच्चलन उष्मा वर्मा को शरीफ साबित करने के लिए पूरे पुलिस विभाग ने, खासकर देवकाली चौकी पे एक आशीष यादव है, उस आदमी का अगर बस चले तो वो किसी से भी मेरा बलात्कार करवा दे। और सिर्फ वही नहीं, देवकाली चौकी पे हमेशा उसी को जो है पोस्टेड किया जाता है जो पूरी तरीके से उष्मा वर्मा के लिए समर्पित हो। मुझे नहीं पता कि उसका उष्मा वर्मा का किस नेता के साथ संबंध है, किस BJP के लीडर के साथ संबंध। इतना मुझे पता है कि उनके बहुत से लोगों से संबंध है, बहुत बड़े बड़े नेताओं से संबंध है। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण आप, लेकिन जिसको पारिवारिक मैटर, अब आप इसका उदाहरण सिर्फ इससे अंदाजा लगाइए कि पहले मुझे, जब मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में जब मैंने इस औरत की कंप्लेन की तो पहले मुझे नौकरी में परेशान किया जाने लगा। जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो सचिवालय से लेटर भिजवाया जाता था जिन मेरे अदर पोस्टों पे जहां मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2015 मेरा BDO में हुआ था, 2016 DO, 2017 में रोजगार नियोजन अधिकारी, 2018, 2014 समीक्षा, 2013 और 15 के लोअर में। आप सारी चीज़ें जान सकते हैं, और सारी जगहों से लेटर भिजवाने जाने लगा। जब मैंने उससे भी डरना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी नौकरी आप इतने दबाव में नहीं कर सकते हैं कि आपको अपने वेतन की मांग भी नहीं करनी है। मैंने अब बेसिक शिक्षा विभाग में 8 महीने के जो मेरा अवशेष वेतन है उसकी मांग की थी, जिसके साफ जाहिर होता है कि ABSA का पूरा इरादा यह था कि मैं किसी और जगह जाके नौकरी डाउन करूंगी और वो मेरा वेतन निकाल के खा जाएंगे। और ये बहुत आसान सी चीज़ है, किसी को पता भी नहीं चलता, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत से लोगों के वेतन निकाल के, जो मर भी चुके होते हैं उनके भी वेतन निकाल के ABSA लोग खा जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये उनका इरादा था। लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने और IGRS पे कई बार अनुरोध करने पे, कई बार एप्लीकेशन देने पर जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने IGRS पे लिखित कंप्लेन की। उसके बाद उसका जवाब देने की बजाय वो सचिवालय से लेटर भिजवाना उन्होंने शुरू कर दिया। इस पे भी जब मैंने डरना बंद कर दिया तो आयोग के समीक्षा अधिकारी हैं संतोष मिश्रा। आप, अगर मेरी बात, मुझे पता है इस स्तर की संलिप्तता पर विश्वास करना बहुत कठिन है, और उससे भी ज़्यादा जहां इतने बड़े बड़े लोग शामिल हो अपनी जान का रिस्क लेके, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी आदमी के लिए। वो सिर्फ फिल्मों में होता है कि कोई एक इंसान आपके लिए हीरो बन के आता है और पूरी दुनिया से लड़ जाता है, पूरे सिस्टम से। एक्चुअल लाइफ में इतनी दूर तक जाके जांच करना बहुत मुश्किल है, और इतनी मेहनत करके जानकारी लेना। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द सच है। आप 2016 मेंस, अपर मेंस और खासकर 2017 के RO मेंस की कॉपी आप जाके मेरी निकलवा के देख लीजिए, और तब से लेके अभी तक के PCS प्री और मेंस सभी मेरी कॉपी निकलवा के देख लीजिए, किस तरीके से मेरे
कॉपी में मार्क्स दिए गए हैं और कैसे मेरे सही क्वेश्चन पे भी मेरे उत्तर काटे गए हैं। बिल्कुल जैसे कोई खेल चल रहा हो और कोई किसी चीज़ की कोई मर्यादा का ध्यान नहीं, सिर्फ समझ से मेरे भी परे है कि सिर्फ एक औरत के लिए योगी जी जो इतने नियम और कानून की बात करते हैं, दुनिया के सारे कानून तोड़ दिए गए। और उससे भी ज़्यादा अजीब ये है, कोई भी सब इंस्पेक्टर जो पुलिस में होता है वो सारी कार्रवाई लगभग सब इंस्पेक्टर और कार्रवाई करते हैं, उनकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन स्नातक होती है। भले ही ग्रेड पे का अंतर बहुत हो, पद की गरिमा का अंतर बहुत हो, लेकिन योग्यता दोनों पीसीएस की भी स्नातक है और सब इंस्पेक्टर की भी। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इनकी, किस विद्यालय से पढ़ाई की है, किस लेवल का बौद्धिक स्तर है। और उससे भी ज़्यादा कि एक लड़की अगर कंप्लेन कर रही है तो बिना ये सोचे कि कितना परेशान हो कि किस तरीके की स्थिति में उसने कंप्लेन की, उसकी मदद करने की बजाय, उससे बात करके समस्या का निस्तारण करने की बजाय, गोंडा की पुलिस ने मेरी ही सीडीआर निकाल के हर एक नंबर पे कॉल करके मेरी जानकारी देने को कहा और ये कहा कि इसको ये नहीं बताना है कि आपने कहा है कि जो है इसकी जानकारी देना है। यहाँ तक कि उसी दिन से मेरे सारी सीडीआर टाइम टू टाइम निकाली जाती है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गई हूँ, वहाँ पे जो पुलिस के गार्ड होते हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर इंटरव्यू में जा रही हूँ तो वहाँ पे क्योंकि समीक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा इन उष्मा वर्मा के कहने पे लगातार मुझे प्रताड़ित करने लगे और मेरे मार्क्स कम करना, मेरे सेंटर, आप मेरे सेंटर की डिटेल्स निकालिए किस तरीके से, और जहां मैं पेपर देने जाती हूँ किस तरह से मुझे टारगेट किया जाता है। पहले जब कोई ये कहता था कि आयोग में किसी तरह से बेईमानी करके सिलेक्शन होता है तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता था, कभी भी नहीं। कारण ये है कि इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, कैसे संभव होता है। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, कारण जब मुझे टारगेट करके सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मुझे फेल करने के लिए इतनी चीज़ें की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से चाहते हैं कि वो मेरे ऊपर दबाव बनाए रख सके। जब मैंने मेंस परीक्षा छोड़नी शुरू कर दी तो उनके पास दबाव बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ना तो मेरी कोई नौकरी बची है, ना मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, ना कहीं से लेटर भिजवा सकते हैं। तो अब क्या विकल्प बचा? अब उन्होंने जो है जानबूझ के, आप स्वतः अंदाजा लगाइए अगर ये कोई साजिश नहीं है तो 6 साल से जो लड़की कंप्लेन कर रही है उसकी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई करना, एफआईआर करना तो दूर, कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही। आज जबरदस्ती उसकी एफआईआर लिखी गई और ये कहा जा रहा है कि तुमने अपने घर वालों पे जब मुकदमा लिखाओगी तो तुम्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। और आज जिस लड़की को कचहरी के अंदर यही पुलिस वाले घुसने नहीं देते थे, पूरा का पूरा मीडिया देखा है, वहाँ की पूरे कचहरी वाले देखे हैं और पूरी पब्लिक देखी है कि मुझे वहाँ घुसने नहीं दिया जाता था। कभी कहते थे 1 नंबर गेट से जाओ, कभी 2 नंबर गेट से जाओ, मुझे नहीं। आज मुझे वहां घुसने में क्यों समस्या नहीं क्रिएट की जाती? क्योंकि इससे पारिवारिक मैटर बताया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि मेरे फादर मुझे बेदखल कर रहे हैं। मेरे फादर की उम्र 73 साल है। तो चाहे जितने घटिया फादर हो, पर वो मेरे फादर हैं, थे, हैं और रहेंगे। और उनको जाहिर सी बात है उनके ऊपर वो पूरी इस साजिश में शामिल है, ये भी सही है। लेकिन चाहे वो मुझे चरित्रहीन कहें, पागल कहें या जो भी कहें, ये सच तो नहीं बदलेगा ना कि वो मेरे पिता हैं। उन्होंने चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन ये सच तो नहीं बदलेगा ना कि किसी समय में उन्होंने मुझे गोद में उठाया होगा। जाहिर सी बात है अगर वो 73 साल का आदमी मेरे सामने कोर्ट में खड़ा होगा तो मेरे ऊपर एक मानसिक दबाव बनेगा और मैं कार्रवाई करने से पीछे हट जाऊंगी। इसलिए हर एक मैटर में उनको मोहरा बनाया जाता है। पुलिस सिर्फ उनको मोहरा बना रही है, ना तो वो अपने बौद्धिक स्तर से कुछ कर रहे हैं, ना तो इसमें जहां भी मैंने कंप्लेन की है, जहां भी हर जगह उष्मा वर्मा की कंप्लेन की जाती है। मैंने ये कंप्लेन की कि उष्मा वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी, अरुण वर्मा, सियाराम वर्मा मुझे मेरे जीवन को नर्क बना दिए हैं। मेरी कहीं दवा नहीं होने दे रहे, मेरी जांच रिपोर्ट बदलवा देते हैं। उनके स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया कि मेरे फादर के हिसाब से मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ। मेरी हेडमास्टर का स्टेटमेंट लिखा गया, लेकिन जिसकी कंप्लेन की गई है उसका ना तो कोई बयान है कि वो क्या कह रहे हैं, ना तो उनकी, यहाँ तक कि उन लोग अगर कोई कंप्लेन मेरे खिलाफ करते हैं तो उसकी मुझे कोई कॉपी नहीं दी जाती। और वो कंप्लेन आज की जा रही है सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि अगर अर्चना पांडे की कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं की गई तो उष्मा वर्मा ने भी बहुत सारी कंप्लेन की है। मेरी हेडमास्टर से भी बैक डेट में कंप्लेन करवाई गई है, ये दिखाने के लिए कि उनके द्वारा भी मेरी कंप्लेन की गई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। दे जस्ट वांट टू मेक जस्टिफिकेशन। पूरी तरीके से मुझे जान से मारने की साजिश थी। और जब मैं इसके विरोध में सामने आई हूँ तो ये सारी चीज़ें साजिश की जा रही हैं और बेदखल ये सारी प्रक्रिया सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए और मैं पीछे हट सकूं। जब मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, डिसाइड किया कि मुझे कोई मुकदमा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये क्या किया जा रहा है कि मुझे ये बताया जा रहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाओं की
आवास है वो सिर्फ अयोध्या में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या में श्रीकांत द्विवेदी बहुत आसानी से मेरा बलात्कार करवा सकता है। अयोध्या में श्रीकांत द्विवेदी का असली परिचय बहुत बड़े समाज सेवी बनते हैं, वो बहुत बड़े शिक्षक बनते हैं वो, लेकिन उनका वास्तविक परिचय ये है कि श्रीकांत द्विवेदी टाइप के जितने बाबा और संत और बड़े बड़े लोग हैं उनको औरत सप्लाई करने का काम करता है वो, और यही अंतिम सच है। इसीलिए इतने ऊपर के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता है। बहुत ही घटिया, गिरा हुआ और दरिंदा आदमी है, उससे ज़्यादा नीच निकृष्ट इंसान मैंने नहीं देखा। क्योंकि जो जो गंदी हरकत पिछले 6 साल में उस आदमी ने मेरे साथ कराई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ धरती पर शायद कोई इंसान होगा, एक बलात्कारी भी किसी इंसान को बलात्कार करके छोड़ देता होगा, सिर्फ उतनी देर का शारीरिक उत्पीड़न होता है। अगर आप मजबूत हैं तो मजबूती से उस दर्द और तकलीफ से आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये पुलिस वाले और ये श्रीकांत द्विवेदी जो जिसका इस उष्मा वर्मा से संबंध है, उस उष्मा वर्मा की जलन को मिटाने के लिए, क्योंकि उस उष्मा वर्मा की ये इच्छा थी कि मुझे कहीं आगे नहीं बढ़ने देना है, उसने खुद मुझे धमकी दी थी पराकाष्ठा की हद तक। और ये सिर्फ उस उष्मा वर्मा की जलन का ही मुद्दा है, ना तो ये कोई पारिवारिक मुद्दा है, ना ये किसी शादी का मुद्दा है, ना ये किसी प्रेम प्रसंग का मुद्दा है। मैं इतनी बोल्ड इंसान हूं कि अपने सारे मैटर खुद हैंडल करने की कैपेसिटी में हो, और मेरे फादर चाहे जितने घटिया हो, वो मेरे साथ कभी इतने निकृष्ट स्तर तक की चीजें अपनी मनसा से नहीं कर सकते। जब परिवार के द्वारा उनके तरह, हाँ, दीदी के साथ साजिश की जा रही थी, जब मैंने उसका विरोध किया है तो ये सारी चीजें, लेकिन आज की डेट में मेरे पिता पे दबाव बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी वो बिल्कुल जैसे अर्जुन वर्मा उष्मा वर्मा के खिलाफ है, वैसे ही मेरे पिता अपने बुद्धि विवेक से ना तो कोई काम कर पाते हैं अब, ना तो वो अपना कोई भी निर्णय अपने बुद्धि विवेक से ले रहे हैं। पूरी तरीके से अपनी दूसरी पत्नी और उसके दोनों बेटों के वश में है। उनका कोई भी निर्णय ना तो मान्य होगा और ना ही उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि साधारण सी बात है, वो इंसान पूरी तरह से पर निर्भर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। जो इंसान एक अकेला होता है, शादी नहीं किया होता है, और ये हर बुजुर्ग की स्थिति होती है, उसकी स्थिति ये होती है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से ये डिपेंड मान लेता है, वो ये मान लेता है कि, और उनके पास 90,000 रुपये हर महीने पेंशन आती है। पूरी तरीके से वो किसी भी प्रकार के नाटकबाजी करने में उनको ना तो पैसे की समस्या है, ना तो आर्थिक, क्योंकि पर मंथ उनको कम से कम 1,20,000 रुपये आराम से मिल जाता है बिना कुछ किए हुए। उनकी दूसरी पत्नी बहुत गणित में तेज है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक स्तर का होता है। उनके खुद के पिता एक ड्राइवर थे, और वो खुद उनके जो पहले पति थे, अपने पहले पति को जान से मार के खुद के गाड़ चुकी हैं वो, तो वो औरत कुछ भी कर सकती है। इस डर से सारी चीजें मेरे पिताजी कर रहे हैं, और वही स्तर उष्मा वर्मा का है जो खुद एक मर्डर करवा चुकी हैं। ये उनके ही भेजे किसी इंसान के द्वारा बताया गया है कि किसी ठाकुर प्रसाद वर्मा नाम के इंसान से वो शादी करना चाहती थी। जब उस आदमी ने मना कर दिया तो उसको इन्होंने मरवा दिया। ऐसे बहुत से कांड उष्मा वर्मा कर चुकी हैं, जो अपने आप को सीधी सादी अबला नारी बताती हैं, और उनको सीधी सादी अबला नारी साबित करने के लिए पुलिस विभाग के लोग पूरा का पूरा अयोध्या जनपद जान रहा है। कैसे पार्वती मैरिज हॉल के पास लोगों को भेजा जाता है पेशाब करने के लिए, गंदी गंदी हरकतें करने के लिए, कभी मुझे टच करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक कि 11 तारीख को ऑटो से मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। जब मैं उसकी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए गई तो वहां खड़े हर बंदे को पुलिस वाले ने ये मना कर दिया कि इस लड़की को कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देना है। वो ऑटो वाला सिर्फ इनको लेके जा रहा था, कुछ करना नहीं चाह रहा था। और जानबूझ के मैंने दूसरे ऑटो वाले से सिर्फ इसलिए ये बात बोली कि मैं इस चीज़ को 101% बिल्कुल मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि जब मैं चलती ऑटो से जंप की हूँ, अगर कोई इंसान रैंडम होता तो इतनी देखने के बाद कि कोई लड़की अगर इतनी बोल्ड है कि चलती ऑटो से जंप कर सकती है, तो वो दोबारा मुड़ के देखने की औकात नहीं करता। लेकिन वो दोबारा वापस आया है और उसने मुझसे पूछा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अभी तुरंत शेयर करूंगी। उसने मुझसे पूछा है, चलो बैठो 500 रुपए दूंगा। जब मैंने उसको गाली दी और ये बोला साले 20 से चीर दूंगी तुझे और तेरी लाश की कीमत 5 रुपए भी नहीं रह जाएगी, तब वो आदमी हटा है। और ये बात मैंने जानबूझ के किसी दूसरे ऑटो वाले से बोली, वो 3 दिन तक दिखाई नहीं दिया था। जैसे ही मैंने दूसरे ऑटो वाले को ये बात बोली, दूसरे दिन वो बेशर्मों की तरह मेरे सामने आके खड़ा होता है, जिसका साफ प्रमाण है। ये चीजें, सारी चीजें, ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, और पुलिस एक एक सेकंड मेरे ऊपर नजर रखती है। आज जो 6 साल से मैंने झेला है, जैसे मैं दिल्ली गई थी अपनी जांच कराने के लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल को हैक किया गया था। जब मैंने इसमें सोनोग्राफी सेंटर सुल्तानपुर जांच की, मुझे लगा कि फैजाबाद में मेरी जांच रिपोर्ट बदली जा रही है, तो मुझे दूसरे जिले में जाके ये जांच करानी चाहिए। जब मैंने वहां गई हूँ तो वहां पे मुझे फर्जी रिपोर्ट दी गई है। यहाँ तक कि उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जाऊंगी। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाती हूँ, वहां एप्लीकेशन दे के आती हूँ। आज तक
फरवरी 2021 में मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ, आज तक उस पर ना तो कोई कार्रवाई की गई है, ना तो मुझे वहाँ से मिलने के लिए आ गया। और मुझे ये कहा गया प्रधानमंत्री कार्यालय में कि प्रधानमंत्री जी किसी आम जनता से नहीं मिलते, ये असंभव है। जो व्यक्ति खुद आम जनता के लिए बनाया गया है, क्या ये संभव है कि वो आम जनता से नहीं मिलता? मुझसे तो ये भी कहा गया था, मैं जब जज से मिलने गई थी यहाँ पे जिला जज से, सिर्फ इसलिए कि मुझे वहाँ बैठ के कार्रवाई देखनी थी, जिससे मैं अपने केस की पैरवी खुद कर सकूं, क्योंकि ये लोग जिस वकील को भेजते हैं वो मेरे सामने शुभचिंतक बनेगा और मेन कोर्ट में जाके बदल जाएगा इनसे पैसे लेके, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और वो साबित कर देगा जो वो चाहेगा वो। इसीलिए ट्रैप करके मुझे जानबूझ के अपने केस की पैरवी खुद ना करने देने के लिए दुनिया भर के दबाव बनाया जा रहा है, दुनिया भर के वकीलों को। यहाँ तक कि ये मुकदमा खुद इसीलिए मैंने दूसरे दिन ये लिख के दिया कि मैं इस मुकदमे पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी पुलिस इसमें आगे बढ़ती रही, सिर्फ इसलिए कि वो बेदखल और दुनिया भर की चीज़ों की प्रक्रिया कर सके और मुझ पे दबाव बना सके। कोई पारिवारिक मैटर नहीं है, पूरी तरीके से बच्चलन उष्मा वर्मा को शरीफ साबित करने के लिए। मुझे नहीं पता कि इस औरत का किस किस नेताओं से संबंध है जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैंने पहली बार बीजेपी हेड ऑफिस में कॉल किया था, उन्होंने बहुत ही सपोर्टिव ढंग से बात की थी, मेरी समस्याओं को सुना था और जो तरीका उन्होंने बताया था अगर उस तरीके से मैं निस्तारण करती तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाती। उन्होंने कहा था कि आप कॉपी कीजिए हर जगह पे, लेकिन दूसरे ही दिन मैंने जैसे ही की बात करने के लिए कोशिश की कि किस तरीके से मुझे एप्लीकेशन देना है, क्या ऑल ऑफ सडन उनका स्टेटमेंट बदल गया। कारण मेरी हर कॉल को ट्रैक किया जा रहा, हर एक कॉल को सुना जाता है। जब मुझे उनसे बात हुई तुरंत यहाँ के सांसद विधायक जी से कॉल कराया गया और मुझे ही गलत साबित कर दिया गया। उसके बाद ना तो मेरी कोई बात सुनी जाती है, कोई मेरी मुझसे क्या बात करेगा, क्या बेवकूफ़ बनाया जाएगा। बस एप्लीकेशन ले लिया जाता है, जब तक एप्लीकेशन लेना होता है तब तक मुझसे बहुत प्यार से बात की जाती है। और इसमें कितने हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, 181 1090 हेल्पलाइन, डायल 100 हेल्पलाइन, 1443 ये आयुष कोविड हेल्पलाइन है, 1075 1076 सीएम हेल्पलाइन। हर एक नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए पिछले 2 साल की, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। उनके बात करने से सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा, उनके बात करने के तरीके से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये सारी चीज़ें सारी हेल्पलाइन तक इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे बात करना है पहले से डिसाइड होती है, क्या जानकारी देना है ये भी, कितने लेवल की इन्वॉल्वमेंट है और ये कैसे संभव हो रहा है ये मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो अक्षर सा एक एक शब्द सच है। यहाँ तक कि अमेजॉन हेल्पलाइन, वहाँ पे मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती है। आरओ हाई कोर्ट में जब मैंने वहाँ पे लॉक ऑर्डर किया तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी एग्ज़ाम की डेट 20 तारीख से पहले आने वाली है। सारी चीज़ मैं पहले ही समझ जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। बस ये समझ से परे है मेरे, एक औरत के लिए इतनी लेवल तक की चीज़ें क्यों कि पूरा का पूरा सिस्टम नंगा होने के लिए तैयार हो गया है, पर कोई मदद करने के लिए नहीं आया। कोई एक बंदा ये नहीं बोला कि एक लड़की सिर्फ उष्मा वर्मा को ही क्यों बोल रही है। लाखों टीचर हैं, हजारों टीचर हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अगर वो बहुत बड़ी खूबसूरत हैं तो मैं ये क्यों नहीं कह रही हूँ कि ऐश्वर्या राय मेरा मर्डर करवाना चाहती हैं। अगर वो बहुत बड़ी गायिका है क्योंकि वो दूरदर्शन और उनको रमाशरण अवस्थी भेज के ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और मुझे उनसे जलन हो रही है, तो लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती हैं। मैं ये क्यों नहीं कह रही हूँ कि लता मंगेशकर मेरा मर्डर करवाना चाहती हैं। सबसे बड़ी हूर की परी उष्मा वर्मा हो गई है और श्रीकांत द्विवेदी 55 साल का बुढ़ा सबसे बड़ा हीरो वही हो गया है। सामान्य बुद्धि विवेक से किसी को नहीं लेना है। पूरा का पूरा पुलिस विभाग, यहाँ तक कि जब मैं आमरण अनशन करने गई थी तो पुलिस विभाग ने सबको इसको या तो पारिवारिक मैटर बताया या मेरे शादी का मैटर बताया। हर जगह गलत सूचना सिर्फ इसलिए फैलाई गई कि किसी को ये बात पता ही नहीं चलनी चाहिए कि एक्चुअल मैटर क्या है। एक्चुअल मैटर ये है कि उष्मा वर्मा जलन में मेरी दवा नहीं होने दे रही है और मुझे जीने नहीं दे रही है। वो औरत मुझे जान से मरवाने की साजिश कर रही है और वो मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतनी बड़ी संस्था जहाँ पे कितने लोग हैं, जब इलाहाबाद में तैयारी करते हैं हार जाते हैं तो अपनी जान तक दे देते हैं। इतनी बड़ी मर्यादा है उस संस्था की, इतनी बड़ी गरिमा है। खुद हम लोग जब पहली बार जाते थे वहाँ पे तो इतना सम्मान मिलता था कि सजदे में सर झुक जाता था और जिंदगी का सबसे अनमोल दिन होता था जब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू देने जाना होता था। आज मेरी 2 महीने बाद मेंस परीक्षा है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि 2020 के मेंस में मेरे साथ जो जो किया गया है, पुलिस मेरे साथ जो जो करवाती थी, बस पे मुझे परेशान करवाना, यहाँ तक कि ऑटो में परेशान करवाना, हर एक जगह 2017 से ये मेरे साथ हो रहा है। घर के
उसके पास मेरे एक डीजे खड़ा कर दिया जाता है, लगातार उसमें दिन रात गाना बजवा दिया जाता है। मेरा एग्जाम नहीं है, कोई गाना नहीं बजेगा। मुझे भी पता है वो मैरिज हॉल है, कह दिया जाएगा कि मैरिज हॉल में शादी नहीं होगी, गाना नहीं बजेगा, तो क्या, वो मैरिज हॉल बहुत दिन से है, बहुत दिन से मैं इसी घर में रह रही हूँ। सारी चीजें प्री प्लान की जाती हैं, और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो सिर्फ एक बंदा हिम्मत करके मेरी सारी बात को मान के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कर ले, लेकिन मुझे पता है कि ये होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस एक एक सेकंड मेरे ऊपर नजर रखती है। और आज एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस तरीके से दिल्ली में मैंने 10 बस बदली सिर्फ इसलिए कि जहां मैं जांच कराने जाऊं मेरी रिपोर्ट ना बदली जा सके, एक एक सेकंड पुलिस ने मुझे ट्रैप किया है, और जहां मुझे जांच करानी है, क्या रिपोर्ट दी जानी, वो सब उन लोगों ने डिसाइड की है। 25,000 रुपए मैं खर्च करके आई हूँ, सारी की सारी रिपोर्ट फर्जी दी गई है। उसको देखने के बाद कि किस तरह से पुलिस एक एक सेकंड मेरा पीछा कर रही थी, आज मैं एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ, दुनिया का कोई भी अपराध जो हिंदुस्तान के अंदर होता है, बिना पुलिस, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, चोरी हो, चिन्हैती हो, डकैती हो, मर्डर हो, कुछ भी बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के कभी नहीं होती है। सब कुछ पुलिस की वजह से होता है। और आज ये जो मैटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सबकी इन्वॉल्वमेंट से हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की भ्रष्टाचार की वजह से है, पुलिस की घटिया नीति की वजह से। क्योंकि लगभग हर पुलिस वाले के घर में कोई ना कोई बेसिक शिक्षा विभाग में होता है, और जो किसी अधिकारी के घर का होता है वो कभी गलती से भी स्कूल जाने की जहमत नहीं उठाता है, सिर्फ शो ऑफ रहता है। जैसे उष्मा वर्मा और श्रीकांत द्विवेदी का शो ऑफ है, क्योंकि जो एक्चुअल में काम करता है, 6 घंटा नौकरी करने के बाद, अपनी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूरे करने के बाद उसके पास दिखावा करने की फुर्सत नहीं होती है। चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, दिखावा और ढोंग सिर्फ वो कर पाते हैं जो ना तो अपने विभागीय उत्तरदायित्व पूरे कर रहे होते हैं, ना वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूरे कर रहे होते हैं। कौन सा ऐसी जितने लोग इस उष्मा वर्मा का साथ दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये कहना चाहेंगे कि उनको उष्मा वर्मा जैसी पत्नी चाहिए जिसके इतने लोगों से, श्रीकांत द्विवेदी से संबंध हो? कौन सी ऐसा बेटा होगा जो ये कहेगा कि उसे ऐसी माँ चाहिए? मुझे किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, उनकी किसके साथ किससे संबंध है, या किसी भी XYZ के साथ किसके क्या संबंध है, लेकिन मेरे पूरे जीवन को मिटा दिया गया, और हर जगह मेरे व्यक्तिगत जीवन को, मेरे फादर को ढाल बना दिया जाता है। मुझे अर्जुन वर्मा की पहली पत्नी को कहीं जो एक विभागीय LEO विभाग से एक लेटर भेजा जाता है जिसमें मैंने कंप्लेन किया, और सबसे खास बात, सेम लेटर मैंने हर विभाग में भेजा, किसी विभाग से जांच क्यों नहीं आई, सिर्फ उस विभाग से ही जांच क्यों आई? क्योंकि उस जांच रिपोर्ट को हर जगह आधार बना के ये साबित किया जा सके कि मेरा उस पद पे चयन हुआ था। और वो क्यों, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगी, क्योंकि मैं फाइनली डिसीजन ले चुकी हूँ कि मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। और अगर जो कारण भी था उसके लिए मैं डट के न्यायिक रूप से मुकाबला करती, तब अगर जज की कुर्सी पे किसी काठ के उल्लू को नहीं बैठा दिया जाएगा। काठ का उल्लू मतलब जो सिर्फ सिर भी आपकी मर्जी से हिलाएगा, मुझे डांटना है, फटकारना है, क्या निर्णय सुनाना है, वो सारी चीजें पहले से डिसाइड होंगी। जहां इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग इन्वॉल्व हैं, वहां किस तरह से आप अपेक्षा करेंगे कि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी? और वकील, वो तो जिस तरीके से वकील और पत्रकार, इन दोनों को तो देख के, मतलब जिस तरीके से मैं आमरण अनशन कर रही थी, लेकिन इस दैनिक जागरण के रमा शरणावस्थी की नीचता की हद देख रही थी मैं। हर जगह ये अपने पत्रकारों को भेज रहा था, और उनसे कहना क्या है कि इसकी रिपोर्ट बना के लानी है, और इसे पागल करके यही घोषित करके यही छापना है। और सिर्फ एक जर्नलिस्ट को भेजा गया जो मुझे मेरी रिपोर्ट दे सके कि उन्होंने क्या कवरेज की है। उनके कैमरे का फोकस मेरे सीने पे था। कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि एक लड़की को कमजोर करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, समाज ने इसको बहुत अच्छा तरीका बना रखा है कि उसके सीने पे आप फोकस कीजिए, उसकी कमर पे टिप्पणियां कीजिए, गंदी गंदे लड़कों से पैंट खोल के जो सामने बाथरूम करने के लिए भेजा जाता है। इस तरीके से लड़कियां टूट जाएंगी, क्योंकि इज्जत का ठेका हमारे समाज में महिलाओं के सर पे है, मर्दों को इसका कोई मतलब नहीं है। इज्जत जायदाद तो बेटों को मिलेगी, कानून क्या है, संविधान क्या है, ये मायने नहीं रखता है। प्रैक्टिकली कितने पिता हैं जो अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा देते हैं? और कौन सी ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की है? मिशन शक्ति, पुलिस में आप जाइए, ये आपका सशक्तिकरण है, इससे आप सशक्त हो जाएंगे। पुलिस कभी आपकी मदद करती है किसी अकेली लड़के की? महिलाएं तक जो फीमेल होती हैं वो मुझे वहां पे घुसने नहीं देती थी। एक फीमेल कांस्टेबल ने मुझे सीने पे मुक्के से मारा था, और 181 हेल्पलाइन जो कि महिला हेल्पलाइन बनाई गई है, उसमें खुद मुझे सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है कि आपका कोई अधिकार नहीं है, अगर मेरे फादर चाहे तो आपको बेदखल कर देंगे। वो ये करने की कोशिश नहीं करें कि एक महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मेरे सम्मान को आराम से कुचला जा सकता है, और किसी से भी मरवा के ये कहा जा सकता है कुछ नहीं, ये तो प्रेम प्रसंग का मैटर है। क्योंकि उष्मा वर्मा का नाम नहीं आना चाहिए। भाई शरीफ औरत है, मामूली बात है उष्मा वर्मा के बराबर शरीफ होना।
वास्तव में ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत शरीफ और बहुत प्रतिभाशाली औरत है। इतनी प्रतिभाशाली औरत मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि जिसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोअर आयोग, सभी संस्थाएं अपने जमीर, अपनी आत्मसम्मान, अपनी गरिमा को खोने के लिए तैयार हैं। तो वास्तव में इससे बड़ी प्रतिभाशाली औरत तो दुनिया में नहीं है। साष्टांग दंडवत प्रणाम है उषमा वर्मा के प्रतिभा को, उनकी क्षमता को, उनकी दक्षता को, कि ऐसी महिला मैंने नहीं देखी कि इसको नाटकबाजी में कोई अगर डिलीट की उपाधि तो मिलनी चाहिए कि पूरा एक एक बंदा जो मेरी मदद कर सकता था, पुलिस ने हर एक इंसान से बात की है और पहले से एक फ्रेमिंग तैयार कर रखी है। हर आदमी को ये बताया जा रहा है कि इसके पास नौकरी नहीं है इसलिए परेशान है और कोई मुद्दा नहीं है। मतलब मेरी दवा नहीं होने दी जा रही है। मुझे किडनी में पेन हो रहा है, मुझे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, मुझे गले में पेन हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी फर्जी चीज़ें खाने में मिला के दी गई हैं। जहाँ भी मैं खाना खाने जाती हूँ पुलिस कुछ ना कुछ मिला के दे देती है। हर जगह की दवा में फर्जी चीज़ें मिला के दी गई हैं, तो मेरा इलाज ना हो सके इसलिए मुझे फर्जी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और मेरी सारी लड़ाई इस चीज़ की है कि मुझे मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स वापस चाहिए जो दुनिया के हर एक लड़की को, हर एक इंसान को है। वो है मेरी गरिमा का अधिकार, मेरी निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ जीवन का अधिकार, जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। न तो मेरी कोई निजता छोड़ी गई है, हर एक सेकंड मेरे ऊपर नजर रखी जाती है, न तो मेरी गरिमा छोड़ी गई है। पुलिस वाले ही लोगों को भेज के मोलेस्ट करवाते हैं और ये बात पूरा का पूरा जिला जान रहा है। सब्जी मंडी, किताब, कोई दुनिया का कोना नहीं है जो ये जान नहीं रहा है कि ये सब कुछ पुलिस वाले करा रहे हैं। और सिर्फ कराते नहीं है, उन लोगों को सिखा के भेजते हैं कि अगर ये कोई आपको व्हाट्सएप में भेजती है तो अगल बगल के लोगों को बताइए कि पागल है, बहुत बड़ी दुष्ट है, बहुत बड़ी आवारा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इनका अपना एक्सप्लेनेशन है। जहां मन होता वहां मैं पागल हो जाती हूँ, जहां इनकी मर्जी होती है वहां मैं बदचलन हो जाती हूँ। और ये दोनों चीजें मैं कैसे हूँ ये तो जस्टिफिकेशन उषमा वर्मा दे सकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनका बौद्धिक लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि मुख्यमंत्री तक अपनी गरिमा छोड़ने को तैयार हैं। बस इतना मुझे पता है कि मुख्यमंत्री तक को भी सारा सच नहीं बताया जा रहा, क्योंकि ये मैं देख के खुद आई हूँ। मैं एसएसपी सर के ऑफिस में गई थी, वहाँ मैं इंटर कर रही हूँ, उसके पहले ही एसओ थाना कोतवाली नगर वहाँ पहुँचते हैं। उस समय तत्कालीन थे सुरेश पांडे जी, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और इसे उन्होंने घरेलू मैटर की, ये प्रॉपर्टी का मैटर बता दिया कि उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, इसलिए ये सारा नाटकबाजी है। मुझे एक बार ये बताए कोई, मेरे फादर की प्रॉपर्टी शाहजहां की जागीर हो गई है कि जिसके लिए धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध हो रहा है और उसमें पूरे जिले को इंटरेस्ट है, पूरे 10-90 हेल्पलाइन और महिलाओं के सारे लोगों को इंटरेस्ट है। और अगर है तो क्यों है? अगर ये प्रॉपर्टी का मैटर है तो इसमें पुलिस को इतना इंटरेस्ट क्यों है? दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी क्यों है? क्यों दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी मेरे पिता की दत्तक संतान है कि उनको इसमें हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो इतना इंटरेस्टेड है। सीधा सा मैटर ये है कि वो हर जगह गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसीलिए मैं सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर अपनी बात को सही तरह से रखना चाहती हूँ। तो मेरी बात को कहीं भी ना तो कहने दिया जाता है ना सुनने दिया जाता है, क्योंकि पुलिस और इन लोगों को, पुलिस हर जगह मुझे बहुत आक्रामक बताती है, हर जगह ये बता देती है कि लड़की कुछ भी कर सकती है। दे डोंट वांट टू हियर माई स्टेटमेंट। यहाँ तक कि मैं डीएम साहब से मिलने गई थी तो पुलिस वाले मुझे पकड़ के लेके गए थे। मैं उनका बलात्कार कर दूंगी, उनको किडनैप कर लूंगी, क्या कर लेती मैं डीएम का, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख ना सकूं। और मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, पुलिस वालों ने मुझे पीछे कर दिया कि आप चलिए, निकलिए बाहर। और मेरे एप्लीकेशन को, जिसको पूरे कचहरी ने देखा, अब आप सोचिए कितने बड़े लेवल की इन्वॉल्वमेंट है कि पूरे कचहरी ने देखा और मेरे एप्लीकेशन को दरवाजा बंद करके लिया गया। जब मैंने आरटीआई से सूचना मांगी कि मेरे एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई की गई तो उसमें मुझे जवाब दिया जा रहा है, वो एप्लीकेशन जो मैं खुद जिलाधिकारी के हाथ में देके आ रही हूँ उसका जवाब ये है कि आपका कोई एप्लीकेशन यहाँ पे प्राप्त नहीं है। अब इसका साक्ष्य कोई कैसे देगा, क्योंकि डीएम ऑफिस में तो कोई रिसीविंग दी नहीं जाती, और जो एप्लीकेशन आप डीएम को देंगे तो आप डीएम से रिसीविंग कैसे मांग सकते हैं? वो इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े या कितने भी बड़े अधिकारी से आप रिसीविंग नहीं मांग सकते हैं, और ना मुझे दी जाती है। मेरे खिलाफ जितनी एप्लीकेशन है उसकी जब मैं कॉपी मांगती हूँ तो मुझे कहीं नहीं दी जाती है। दे सो दैट यू हैव नॉट राइट टू गेट इट। हाउ? अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन है तो मुझे उसको पाने का अधिकार क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हर स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग बदला जा सके। जैसे जब एलईओ विभाग से कंप्लेन आई थी तो उसमें माधुरी गौतम के स्टेटमेंट को आधार बना के मुझे मानसिक रोगी बताया गया था। जब मैंने उनके दवा की और सारी चीज़ की जानकारी निकाली कि इग्निशिया अमारा 1M, इस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इतनी बेशरम औरत है वो जितनी कि उषमा वर्मा। उसके बाद जब मैंने उसको पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दिया तो अब उनका नाम वाइप आउट कर दिया गया। इसीलिए उस कंप्लेन में के जो पुलिस की रिपोर्ट लगाई गई थी मैं उसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
अर्चना पांडे की एक वेतन वृद्धि रोकते हुए कठोर चेतावनी के साथ पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता वशिष्ठ द्वारा अवगत कराया गया कि कुमारी अर्चना पांडे की बातों से लगता है कि उन्हें मानसिक रोग के इलाज की आवश्यकता है। विद्यालय में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करती हैं, अभद्र व्यवहार करती हैं, बच्चों में बहुत को मारती हैं और उनमें भय व्याप्त है। किंतु स्वयं अर्चना पांडे अपने कृत्यों और कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के सिर मरने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न स्तरों पर दूसरों की अनावश्यक शिकायत करती रही हैं, जिसमें जांच में अर्चना पांडे द्वारा लगाए गए दूसरों पर आरोप गलत साबित हुए। स्वयं अर्चना पांडे के पिता श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा बताया गया कि अर्चना पांडे की नज़र में सारी दुनिया गलत है और अपनी कमी को छुपाने के लिए उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिसका चिकित्सक से इलाज करा रहा है। पॉइंट ये कि और कंप्लेन कुमारी अर्चना पांडे द्वारा विपक्षी गण उष्मा वर्मा, अरुण वर्मा, सियाराम वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी आदि पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सिद्ध नहीं हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, कंप्लेन उष्मा वर्मा, अरुण वर्मा, सियाराम वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी की है। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे बाप इसमें शामिल हो गए, मेरे हेडमास्टर इसमें शामिल हो गई, और उनके इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अर्चना पांडे की मानसिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन मैं झूठे आरोप दूसरों पे लगा रही हूँ अपने कृत्यों को छुपाने के लिए। ऐसी कौन सी मानसिक बीमारी होती है जिसका किसका मानसिक लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने लगता है? मैं भी ये जानना चाहूँगी। हर जगह या तो मेरे पिता को आगे बढ़ा दिया जाता है या तो मेरी हेडमास्टर को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो एक्चुअल आरोपी हैं, ना तो उनके बाद में कुछ किया जाता है। और मैंने यही पूछा था, आरटीआई में सूचना मांगी कि किस डॉक्टर के रेफरेंस के आधार पर मुझे मानसिक रोगी बताया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा आरटीआई से उसकी कोई सूचना नहीं दी गई। दोबारा मांगने पे एक नए डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, KR वर्मा। क्यों? क्योंकि अब उनका नाम तो किया नहीं जा सकता। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे नहीं दी जाएगी, दी भी जाएगी तो कोई भी बीमारी दिखा दी जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं होता। मैं इसको पता करके आई हूँ कि वो कोई ओल्ड रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मतलब ये कि किसी भी पर्चे पे अगर वो 1000-2000 रुपए की कमीशन लेके लिख के दे देते हैं, डेट मीन आई है गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम। ये पुलिस विभाग की कार्रवाई है। मतलब जो एक्चुअल विक्टिम है, अरुण वर्मा, सियाराम वर्मा, विनय वर्मा, रमेश वर्मा, इन पे ना तो कोई कार्रवाई की जाती है, ना तो कोई एक्शन लिया जाता है। पिछले मैंने जब इस पे आरटीआई इस पे जो है जवाब लगाया गया था, तो मैंने खुद पूछा था वहाँ के जांच इंचार्ज मिस्टर हरिशंकर राय से, क्या आपने इनकी CDR निकाली? तो पुलिस का क्या कहना है, CDR निकालने का अधिकार हमें नहीं है। पॉइंट 1। उसके बाद उनके द्वारा खुद उष्मा वर्मा और मेरी सौतेली माँ को ये सजेशन दिया गया। आज की डेट में उष्मा वर्मा के पास 3 मोबाइल हैं, सीधी सादी अबला नारी के पास, जिनको पब्लिक के में पुलिस वाले और नेता लोग, गणमान्य अधिकारी और बहुत बड़े बड़े लोग उनको सीधी सादी अबला नारी बता रहे हैं। उनके पास 3 मोबाइल है और 7 सिम कार्ड हैं, जिसमें से, और मेरी सौतेली माँ के पास 3 मोबाइल है और पता नहीं कितने सिम कार्ड हैं, जिसमें से कुछ नंबर से वो लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करती हैं, जो पूरी दुनिया में किसी के सामने पब्लिक नहीं किया गया है। हाउ कैन यू प्रूव दैट दे हैव इन्वॉल्व? और दूसरी चीज, अगर श्रीकांत द्विवेदी किसी को भेज के मेरा मोलेस्टेशन करवा रहा है और वो खुद नहीं कर रहा, तो ये क्राइम नहीं है। और पुलिस की जांच क्या होती है, वो अधिकारी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या आप ऐसा कर रहे हैं। श्रीकांत द्विवेदी से बुलाया जाता है और पूछा जाता है क्या आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये कि कल को मेरा बलात्कार होगा तो श्रीकांत द्विवेदी से बुला के पूछा जाएगा कि क्या तुमने उसका बलात्कार करवाया है। अगर उन्होंने करवाया होगा तो वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। ये पुलिस की जांच प्रक्रिया है। मतलब हमारे देश के सिस्टम के लोग तो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि एक लड़की को मारने के लिए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तक दी जा रही है, उसकी दवा नहीं होने दी जा रही है। और आज की डेट में मेरी मेन समस्या यही है कि मुझे सबसे पहले मेरे इलाज की ज़रूरत है, वो भी शारीरिक समस्या की। मानसिक समस्या ना तो मुझे कभी थी, ना है, ना होगी। अगर किसी लड़की को मोलेस्ट करवाया जाता है, गंदी गंदी हरकतें कराई जाती हैं, तो शायद रमाशरण अवस्थी के घर की लड़कियां इतनी बहान सहनशील सीता माँ का अवतार होंगी कि वो सहृदय उसे गले से लगा के उसका वेलकम करेंगी। थैंक यू सर, आपने मेरा बलात्कार किया, थैंक यू सर, आपने मुझे टच करते हुए देखा। पर अर्चना पांडे इतनी सहनशील नहीं है। मैं एक सामान्य लड़की हूँ, मुझे ऐसी हरकतों पर क्रोध ही आता है और मैं गाली ही देती हूँ, और मैं वही करूँगी। अगर ये मानसिक रोग है तो मुझे मानसिक रोगी होने का कोई दुख नहीं है। मैं ऐसी ही मानसिक रोगी होना चाहूँगी और मुझे इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी लड़की का बलात्कार होगा तो उसको तकलीफ ही होगी। अगर रमाशरण अवस्थी और श्रीकांत द्विवेदी की घर की महिलाएं इतनी सहनशील हैं कि उनके साथ अगर बलात्कार होता है, क्योंकि उष्मा वर्मा खुशी से ये कर रही हैं, तो वो उनका अपना व्यक्तित्व है। कौन अपनी सहमति से क्या कर रहा है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी में अगर इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसी चीज़ें नहीं चाह रही हूँ, तो मेरे साथ ये कराने का अधिकार किसी को नहीं है। और उस किसी में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपकी पावर बहुत ज़्यादा है तो उसकी पावर किसी की मदद करने में लगाइए, और नहीं कर सकते हैं तो अपने खोपड़ी पे उसका तमगा लगा के घूमिए कि हम बहुत पावरफुल हैं। दैनिक जागरण के रमाशरण अवस्थी, श्रीकांत द्विवेदी, जो करना करिए। किसी की लड़की के साथ गंदगी करा के उसके घरेलू, आज मेरे परिवार का माहौल जितना गंदा हो गया है, जिस
बाकी चाहे कि जितनी घटिया हरकतें करें, लेकिन आज तक मेरे सौतेले भाई की औकात नहीं होती कि वो मुझे हाथ लगा दे। और आज उसकी मुझे मारने की हिम्मत हुई, सिर्फ मारने की नहीं, थोड़ा सा और होता तो वो और उसका बेटा और मेरी सौतेली माँ तीनों मिलके मुझे जान से मार देते। वो हिम्मत पुलिस के द्वारा बढ़ाई गई है। पुलिस हर एक सेकंड मेरे ऊपर नजर रखती है, कब मैं बाथरूम में जाऊंगी, कब लाइट कट कर दी जाएगी, कब कोई लड़का को भेजा जाएगा कि आओ अब तुम यहाँ पे पेशाब करने खड़े हो, हर एक सेकंड। और ये काम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की महान पुलिस करवा रही है, वही जिसे हमारे देश में रक्षक कहा जाता है। एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दुनिया के सारे अपराध कितने भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही करवाती है। पुलिस से ज्यादा घटिया और गिरा हुआ अगर कोई है तो उष्मा वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी, रमाशरण अवस्थी, इन तीन के अलावा चौथा कोई जानवर नहीं होगा जो पुलिस से ज्यादा घटिया हो। ये इंसान की मजबूरी है कि आपको कोई लीगल प्रोसेस पुलिस के पास जाके ही करना पड़ता है, इसलिए भले पुलिस के पास जाना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे जिले में शुभचिंतक होने का ढोंग चाहे करें, लेकिन मुझे कौन किताब देगा, कब देगा, कितने में देगा, कोई मेरी फोटोकॉपी करेगा नहीं करेगा, एक एक चीज। इसीलिए मैंने किसी सबको पेमेंट करना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं भिखारी हूं और भीख मांग के खा रही हूं, वो मेरी व्यक्तिगत समस्या है। जब जीवन में आएगा तो वो भी मैं करूंगी, पर धंधा करने नहीं जाऊंगी किसी शर्त पे नहीं। अगर मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे शरीर को कोई हाथ लगाए तो वो मैं अपनी सहमति से नहीं कराऊंगी। अगर ये उष्मा वर्मा का अहंकार है कि जब तक मुझे किसी के साथ सुलह नहीं देंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा, तो ये उनकी मानसिक समस्या है, इलाज की जरूरत उनको है। और क्योंकि मर्दों का स्वार्थ पूरा हो रहा है, इसलिए उनकी इलाज की कोई जरूरत कभी नहीं की जाएगी। जिस औरत के पास इतने सारे मर्द हो, इतने सारे सहयोगी हो कि पूरा सिस्टम नंगा कर दिया गया है, वो भी अगर इतनी असुरक्षा की भावना की शिकार है कि उसको हर दिन मेरी जानकारी लेनी है, कभी किसी को फोन कराना है, कभी किसी को बगल में भेजना है घुसते हुए, तो इलाज की जरूरत किसे है आप बताइए। एक लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी आत्मविश्वास से इस बात से खड़ी है कि अगर ईश्वर है धरती पे, अगर वास्तव में मानना वास्तव में अब कठिन हो रहा है, और ये भी सच है, अगर इस न्याय में खुद योगी जी शामिल नहीं होते, खुद प्रदेश के मुखिया शामिल नहीं होते, और पुलिस इस स्तर तक की गंदगी में शामिल नहीं होती, तो चाहे भगवान को धरती पलट देनी पड़ती, ये सब के सब जान से जाते। कोई भी आज तक मुझे परेशान करने वाला, या तो भगवान ने उसका पूरा विनाश कर दिया है या वो मर गया है, यही सच है। जितना उत्पीड़न ये उष्मा वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी, अरुण वर्मा, सियाराम वर्मा कर रहे हैं और रमाशरण अवस्थी उसके बाद भी जिंदा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुखिया हैं। और मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसे घटिया लोगों का साथ कैसे दे रहे हैं, जबकि आज के डेट में सारे लोग ये जान रहे हैं, पूरा का पूरा जिला जान रहा, और कहीं ना कहीं इससे खुद योगी जी की मर्यादा भी प्रभावित हो रही, पूरे बीजेपी पार्टी की मर्यादा प्रभावित हो रही। क्या जब यहाँ पे डीजे बजाया जाता और ये गाना बजता और ये सारी चीजें 2017 से शुरू हुई तो वो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि आप एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसमें दहेज का सामान लोड करवा देते हैं और लोगों को ये लगेगा कि ये शादी हो रही है। एक बुद्धि विवेक सबके पास है, सबके पास, सबको समझ में आता है कि एक सभ्य इंसान की शादी में एक टाइम के बाद कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, वहाँ के कुछ मेहमान होते हैं, उनको सोना भी होता है, उनको नींद भी आती है। आप लगातार लाउडली गाना बजाते रहोगे, कोई कहाँ सोएगा। और वो जो विधि विधान और संस्कार होते हैं, मांगलिक संस्कार होते हैं, वो कब होते हैं? जब मैंने जाके पार्वती मैरिज हॉल के ओनर से बात की तो वो कह रहे हैं लोग दारू पी लेते हैं तो गाना बजते हैं। मतलब पार्वती मैरिज हॉल में जब से बीजेपी की सरकार आई है सिर्फ दारूबाजों की शादी होती है, 24 घंटा वो दारू पी के सिर्फ गाना बजाते रहते हैं। और जब से मैंने सब इन लोग को ये पता चल गया कि अब मैं मेंस नहीं देने वाली हूँ तो सारी शादी बंद हो गई। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊँ, मुझे पता है कि इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होगा और ये मेरे लिए भी अजीब है कि इतनी घटिया और नीचता की जा रही है, लेकिन उस औरत और उन लोगों से सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अपनी जिंदगी जियो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, तो वो क्यों तुम्हारी जिंदगी से मतलब रखेगी। सिर्फ ये नहीं, इतना अहंकार है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ उष्मा वर्मा, श्रीकांत द्विवेदी, रमाशरण अवस्थी के अहंकार की है। वो अपने अहम को तुष्ट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, और उनके अहम को तुष्ट करने और मेरे दबाव को ऊपर दबाव बनाने के लिए संतोष मिश्रा, उसने तो आयोग को बिल्कुल जैसे पता नहीं क्या बना लिया है। जितने भी उसके जानने वाले थे, आंचल सिंह, प्रीति पांडे, विजय लक्ष्मी मौर्य और विनय वर्मा की कोचिंग में आज तक कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके किसी शुक्ला को सिलेक्शन दिया गया है। मुझे पता है इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है। आप मेरी सारी कापियां निकाल लीजिए, और सिर्फ कापियां नहीं निकाल लीजिए, उस संतोष मिश्रा की पॉलीग्राफी जांच करा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि मेरे आरोप सच हैं या झूठे हैं। और ये समझ पाना मुश्किल है कि वो आदमी इतने निकृष्ट स्तर तक, और सारे लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2017 का आरओ का जब रिजल्ट आने वाला था, मैंने जीएस वर्ड के नवीन राय को सिर्फ एक मैसेज कर दिया, नेक्स्ट डे रिजल्ट आता है और मुझे फेल कर दिया जाता है। आप मेरी कॉपी निकलवा लीजिए, टॉपर से भी बेस्ट कॉपी अगर मेरी नहीं हुई, हाँ, अगर उसके पन्ने फाड़ के कॉपी उठा के फेंक नहीं दी गई, जला नहीं दी गई,
या अपने हिसाब से कुछ उसमें कट पेस्ट करके कुछ नहीं कर दिया गया, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से आप जांच करा लीजिएगा, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अलग होगी और उनकी अलग होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने अपनी कॉपी में कहा क्या किया है। जहाँ मैं जो करके आई हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। 2020 में लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। 2016 में मैं कॉपी लिखने बैठी हूँ। किसने ये अधिकार दिया है कि कोई पुलिस वाला, एक लड़की मेंस कॉपी लिख रही है और पुलिस वाला आके जो है मेरी कॉपी को उठा के देखेगा? ऑल ऑफ सडन उन्होंने बोल दिया कि जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ बैठना है। 3 जगह मुझे उठा के इधर उधर किया गया। लगातार वो आदमी मुझे डिस्टर्ब करता रहा सिर्फ इसलिए कि मेरा पेपर खराब हो जाए। सेम चीज़ 2020 के मेंस में लगातार, यहाँ तक कि चौकी पे पोस्टेड आशीष यादव, हर दिन वो आदमी किसी ना किसी को भेज के मुझे परेशान करवाते थे। नीतीश श्रीवास्तव जो यहाँ पे थे, जिनकी वजह से एक सुसाइड हो चुका है, हरिशंकर राय जिन्होंने इस मैटर को इतना गंदा किया है, उसकी वजह से एक सुसाइड हो चुका है। लेकिन क्या हुआ उस मैटर में? कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़का ट्रेन से कट के मर गया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। और उस आदमी को क्या न्याय मिला? उस आदमी को न्याय ये मिला है कि रमा शरणावस्थी ने जाके उसके परिवार को थोड़ा बहुत पैसा दिलवा दिया और ये लिखवा के दिला दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फाइनली सारे के सारे लोग बहाल हो गए। मामला मतलब एक परिवार का एक बच्चा खत्म हो गया। अगर उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती तो दूसरे पुलिस वाले इस मामले में इस हद तक इन्वॉल्व होकर अर्चना पांडे की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन कुछ भी, कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी गई। और ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा ये रमा शरणावस्थी कर रहा है। अनीता वशिष्ठ जो कि फर्जी पीएच पे जॉब कर रही हैं। एबीएस से अर्जुन वर्मा, जिनकी पहली पत्नी जो 11 तारीख को मुझे मिली और पता नहीं वो खुद थी, उसने मुझे जो है धमकी दी कि इस वक्त उष्मा वर्मा उसे जान से मारने की साजिश कर रही हैं। लगातार किसी कागज़ पे तलाकनामा लिख के देने की कह रही हैं। अगर वो नहीं लिख के देती है तो उसे वो जान से मार देंगे, ऐसी धमकी उष्मा वर्मा दिलाई जा रही है। तुम उनकी ज़िंदगी से हट जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। ये अर्जुन वर्मा की पहली पत्नी का स्टेटमेंट है 11 तारीख को। सारी चीज़ें इन दो लोगों की वजह से हो रही हैं। और जानबूझ के मुझे वो स्कूल दिलवाया गया था, क्योंकि पूरे विभाग की सबसे दुष्ट हेडमास्टर अनीता वशिष्ठ हैं, क्योंकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पति बीजेपी में रहे हैं। चाहे वो जो भी करें, चाहे जो करें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई। और मेरे संदर्भ में तो उनको पूरी तरीके से मोनोपोली दी गई थी। चाहे मैं बैठी हूँ मुझे एब्सेंट कर दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एबीएस से सियाराम वर्मा खुद सिखाते थे। यहाँ तक कि जब मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया तो अरुण वर्मा इतना घटिया आदमी है, वो समाज में अधिकारी बने रहते हैं 4800 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, पर उसकी मानसिकता का स्तर है ये है कि सुनीता वर्मा नाम की एक बीटीसी ट्रेनिंग को उन्होंने बीएसए के साथ सोने के लिए भेजा था। और उसी लड़की को मेरे यहाँ ट्रेनिंग में भेजा इसलिए कि जब वो कभी नहीं आएंगी ट्रेनिंग करने, मैं उस पर कभी बोलूँगी। और चूंकि उनके बीएसए से संबंध रहेंगे तो बीएसए मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सीधी सी बात है कि अगर वो लड़की मेरी कंप्लेन करेगी तो। इसका रिजल्ट ये हुआ 26 दिन रेगुलर जाने के बाद भी मेरी वेतन नहीं निकाला गया। जब डीएम सर के पास में गई हूँ, उस इंसान ने पूरे सम्मान के साथ मेरा वेतन निकाला। लेकिन बीएसए सर को इस बात से इतनी दिक्कत हो गई कि वो पूरा पोथा लेके वहाँ पहुँचे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर इसकी कोई मदद नहीं होगी। और जो कंप्लेन मैंने की है वो तो उन्होंने उनको नहीं दिखाया डीएम सर को, लेकिन जो मेरे खिलाफ कंप्लेन की गई है वो सारी चीज़ें दिखा दी। ये तो दिखा दिया कि कितने दिन मैं एब्सेंट रही, कितने दिन नहीं। ये नहीं बताया कि स्लो पॉइजन देके उष्मा वर्मा उसका प्रेमी श्रीकांत द्विवेदी मुझे बीमार करवा देता था। लगातार मुझे स्कूल में प्रताड़ित करवाया जाता था, इतना कि मेरे पास नौकरी छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। अगर नहीं छोड़ देते तो अब तक मर गए होते। आज मैं घर के अंदर बैठी हूं, आप खुद सोच सकते हैं इस स्तर का दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है कि मैं एक सेकंड जिंदा रहने की स्थिति में मुझे नहीं छोड़ी जा रही है कि कोई मेरी मदद नहीं करे कहीं से भी। मैं अगर आर्थिक, यहाँ तक कि मैं भीख मांगने निकली थी जिससे कि मेरे कुछ मदद हो सके। जब मैं आमरण अनशन करने जाती थी, हर एक बंदे को पुलिस वालों ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। उसके पीछे का कारण ये था कि मैं पब्लिक से पैसे इकट्ठा करके न्याय की, तब जाके न्यायपालिका जाऊंगी खुद। लेकिन तब इन्हें समझ में आ गया कि अगर न्यायपालिका से वास्तव में कोई, इसने सारे एविडेंस कलेक्ट कर सारी जांचें जिस तरह से कह रही है अगर हो गई तो क्या होगा, कुछ चाहे सब कुछ मिटा दिया जाए ना, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम हर चीज़ को नहीं मिटा सकते। क्या आयोग से मेरी सारी कापियां मिटवा देंगे? उष्मा वर्मा, अर्जुन वर्मा की बिना तलाक दूसरी पत्नी, इस सच को मिटा देंगे? अनीता वशिष्ठ फर्जी पीएच पे जॉब कर रही हैं कि वो इस चीज़ को मिटा देंगे?
और अगर ये चीज़ें की जा रही हैं तो कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि एक बार किसी ने ये नहीं कहा कि आप उसकी लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। इतने सारे लोग बहुत कुछ गलत करके बैठे हैं, जब उनकी कंप्लेन वो नहीं कर रही तो आपके पीछे वो क्यों करेगी। और किसी को नौकरी मिलती है तो वो नौकरी करने जाता है या बदला लेने जाता है, कोई इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस का अपना फ़ायदा है, पुलिस को पैसे मिल रहे हैं, अहम तुष्ट हो रहा है और उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि किसी ने उष्मा वर्मा के खिलाफ एक शब्द बोला तो उसे मिटा दिया गया। उसी ट्रेनिंग में नीलू सिंह नाम की एक लड़की थी, महीने महीने नहीं आती थी, सबके सामने उनकी साइन करवाई जाती थी और कोई नहीं बोलता था, मैं भी नहीं बोलती थी। लेकिन उस उष्मा वर्मा की मैं कैसे खंड शिक्षा अधिकारी की पत्नी होने के बराबर इज्जत करूं, जो खुद नाउन की तरीके हर एक ट्रेनिंग के पास जा रही हैं और मेरी जानकारी ले रही हैं और सबसे मेरे बारे में बोल रही हैं कि आपको विरोध करना है। और अगर ये कैंडिडेट का विरोध था, वहाँ के ट्रेनीज का विरोध था, तो वो विरोध नीलू सिंह पे क्यों नहीं होता था और नीलू सिंह पे वो उष्मा वर्मा का जोर क्यों नहीं चलता था। खुलेआम धमकी देके वो गई थी कि यहीं से जा रही हूँ और उसकी आज की डेट में ये बहुत शुभचिंतक बनी है, क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि नीलू सिंह ठाकुर के घर की हैं, मुंह में लाठी घुसवा के ऐसी जगह से निकलवाएंगे कि जिंदगी में उष्मा वर्मा को श्रीकांत द्विवेदी की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसलिए नीलू सिंह से पड़ता नहीं पड़ता। और अर्चना पांडे बहुत अच्छा तरीका है, सौतेली माँ का स्टेटमेंट है। कोई लड़की, मेरी सौतेले भाई की पत्नी है, 16 साल में प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा करके मेरे घर आई है, लेकिन उनकी माँ सीना, जो बीजेपी की मीडिया प्रभारी हैं, सीना ठोक के कहेंगे कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है। रेप अटेम्प्ट का आरोप लगाने की धमकी देके उन्होंने शादी की है, लेकिन उनकी माँ सीना ठोक के धमकी कहेंगे कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तो वो शरीफ हो गई। और चूंकि मेरी माँ सौतेली है, वो तो हम लाख अच्छे हों तो भी वो ये कहेगी कि हम बहुत बड़ी आवारा हैं। तो इस बात का फायदा उष्मा वर्मा को मिलना था और ये उदाहरण ये प्रस्तुत करें। दम है तो जितना मुझे प्रताड़ित किए किसी और को करके दिखा दें। मुझे परेशान करने की औकात तो पुलिस वाले की जो कांस्टेबल है उनकी भी है। अगर नहीं होती तो इतने गंदे गंदे लोगों को भेज के ये सारी गंदगी करवाते, जो ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। और इसके बाद मुझसे ये जो मेरे साथ करवाया जाता है उसको तो सारे सबूत जो है जो छुपा दिए जाते हैं, कह दिया जाता है सब झूठ है। एक ऑटो ड्राइवर तक के सबूत को छुपाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि पुलिस वालों ने मेरा क्या स्तर छोड़ा है और इसके बाद मैं उष्मा वर्मा का सम्मान करूंगी। ऐसे नीच और घटिया चीज़ें करके मुझसे ये अपेक्षा की जा रही कि मुझे उस औरत के तारीफ में कसीदे पढ़ने हैं, मुझे लगातार उनकी तारीफ करनी है। आपकी खुद की जितने लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके घर की बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकत हो तो आप उष्मा वर्मा की तारीफ के कसीदे पढ़ेंगे। मुझसे भी बताया जाए, मुझे अगर कोई प्रताड़ित करे तो मुझे उस पर कोई विरोध नहीं करना है। उसके बाद मेरा जो एक्शन होगा, मेरे सैतली भाई ने मारा तो वो सीसीटीवी फुटेज देवकाली चौकी इंचार्ज द्वारा मिटवा दिया गया, लेकिन मेरा जो रिएक्शन होगा जब मुझे सब मिलके मारेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल माता सीता की तरह, क्योंकि सीता जी के उदाहरण की ये सारी चीज़ों का ठेका हम लोग के सर पे ही होता है। उष्मा वर्मा के लिए कोई आदर्शवाद नहीं है, रमा शरण अवस्थी पुलिस विभाग के लिए कोई आदर्शवाद नहीं है। सारे आदर्शवाद का ठेका हमारे सर पे है। हमें माता सीता, राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, ये सारे उदाहरण हमारे लिए हैं। और सच्चाई ये है, दूसरी औरतें जितनी होती हैं वो असुरक्षा की भावना से शिकार होती हैं। वास्तव में इलाज की जरूरत उन्हें होती है। दीपक पांडे दूसरे की औलाद है, ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बिहेवियर से मैंने ऑब्जर्व कर लिया था। और उष्मा वर्मा को भी मैंने ऐसे ही समझ लिया था। ये अलग बात है कि खुद श्रीकांत द्विवेदी ने उष्मा वर्मा के बारे में, जब ट्रेनिंग हो रही थी वो नहीं आई थी, तो खुद श्रीकांत द्विवेदी ने बताया था, ये बताया था कि पूरा फर्स्ट में उनकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी, वहीं पूरा में एबीएस से थे अर्जुन वर्मा, वहीं दोनों लोग जांच करते करते एबीएस से अर्जुन वर्मा और उष्मा वर्मा का शारीरिक संबंध हो गया। मजबूरी में दोनों लोग को शादी करनी पड़ी, जिनकी पहली पत्नी अम्बेडकर नगर टांडा एनटीपीसी में रहती हैं। उसके बाद जब उष्मा वर्मा को यह पता चला कि श्रीकांत द्विवेदी का बीजेपी में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़े बड़े लोगों से उनके संबंध है, तो उन्होंने उनको भी फंसा लिया। ये खुद श्रीकांत द्विवेदी का स्टेटमेंट है। ये अलग बात है कि आज की डेट में वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वही उष्मा वर्मा तुम्हें जान से जो है ये सारी चीज़ें विनय वर्मा के कहने पे करवा रही हैं। ये सारी चीज़ें खुद श्रीकांत द्विवेदी का स्टेटमेंट है। और ठाकुर प्रसाद वर्मा की बात भी उसने ही बोली थी, और कहीं ना कहीं ये भी बोला था कि मैं चाहूँ भी तो इस औरत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की समस्या है। ये खुद श्रीकांत द्विवेदी का स्टेटमेंट है। और सच्चाई भी यही है कि सारी गंदगी ये उष्मा वर्मा ही करवा रही है। इसके अभी तक इसके सारे कॉलोनी के लोग आते थे हर जगह जानकारी लेने के लिए, अब श्रीकांत द्विवेदी भेजता है। और एज पर रूल मेरे घर की रोड पे प्रधानमंत्री कार्यालय के आवास बहुत सारे आसानी से मिल भी सकते थे, लेकिन जब मैं विकास प्राधिकरण जाती हूँ तो मुझसे ये कहा गया कि आप 2 लाख रुपए देंगी तो आपको घर मिलेगा। 181 हेल्पलाइन पे कहा जा रहा है कि आप 50,000 रुपए देंगी तो आपको घर, और घर कहाँ मिलेगा? सारे घर अयोध्या में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने संत और बाबाओं हैं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता कोई शरीफ भी होगा, लेकिन जितने श्रीकांत द्विवेदी टाइप के हैं वो किसी के साथ भी कुछ भी बलात्कार करें। और मुझे इस वक्त नौकरी में ही हर आदमी जाने की इसलिए सलाह दे रहा है, मतलब मेरा इलाज
सही से हो। और ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, हर आदमी ये कहता है आप घर छोड़ के चले जाओ, आप दूसरी जगह जाके इलाज करा लो, आप शहर छोड़ के चले जाओ, आप कहीं किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लो। कोई ये नहीं कहता कि ये समस्याएं क्यों हैं और ये समस्या को दूर किया जाना चाहिए। किसी को ये करने का अधिकार नहीं है। कोई ये नहीं कहता बस आप यहाँ से चले जाओ, आप वहाँ से चले जाओ। क्यों मुझे हर जगह भागते रहना है? मैंने नौकरी छोड़ दी, क्या इस और उस्मा वर्मा ने मेरा पीछा छोड़ा? जी नहीं। तो अब मैं कहीं नहीं हटूंगी। हर वो चीज़ जो मेरा अधिकार है, अगर वास्तव में योगी जी सच के साथ है तो मेरा साथ दे। मुझे नहीं पता है कि क्यों वो इसका साथ दे रहे हैं, पर मुझे इतना पता है कि जिस दिन खुद योगी जी इस साजिश से पीछे हट जाएंगे, क्या वास्तव में एक प्रदेश का मुखिया इतना कमज़ोर होता है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि पुलिस अगर इसमें चाहे और पुलिस इसमें पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है तो वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या सच में ये सच है? और ये इतनी गंदी गंदी हरकत कराने पे अगर मैं उस औरत को गाली दे रही हूँ तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? मुझे उस औरत की आरती उतारनी चाहिए। जितना मेरा जीवन बर्बाद किया गया है 6 साल में, जरा आप उस्मा वर्मा का बर्बाद करके दिखा दीजिए। योगी जी, आप तो मुखिया है ना प्रदेश के, मेरी डायरेक्ट आपसे ही विनती है। आप जितना मेरा बर्बाद हुआ है दैनिक जागरण के रमा शरण अवस्थी, श्रीकांत द्विवेदी, उस्मा वर्मा का, मैं देखना चाहूंगी कितनी सहनशीलता, वो भी तब जब पूरी लाइफ इनकी सेटल है, एक बना बनाया घर है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, फिर भी आप इतना बर्बाद करके देखिए। मैं देखना चाहूंगी कितनी सहनशीलता दिखाई जाती है। कौन है जो गाली नहीं देगा? मतलब मेरा सब कुछ मिटा दिया जाएगा और मैं सीता माता की तरह कहूंगी, हे धरती माँ मुझे अपने शरण में स्थान दे। तो सॉरी, मैं सीता माता बनने में ना तो इंटरेस्टेड हूँ और ना मैं उनके उस न्याय से सहमत हूँ। मुझे बिल्कुल उनकी, ना तो मैं उस वक्त के जो उन्होंने कदम उठाया था उससे सहमत हूँ। हो सकता है वो उस ज़माने में सही रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में सही होती, या ये कहानी है सच है हमको कैसे पता? हम आज की डेट के बारे में जानते हैं और इतना जानते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं साधारण मनुष्य हूँ। जितना मेरा बर्बाद किया गया, अगर उस्मा वर्मा का किया जाता तो उस्मा वर्मा अपने सारे कपड़े चीर के नंगी होके इसी रोड पे टहलती और यही रमा शरण अवस्थी, जो एक जरा सा पर्यावरण में उनकी जरा सी नुकसान हो गया तो गाली दे के कूदने लगे, वो पागल हो जाता और अपना सर दीवार में फोड़ लेता। इतना ज़्यादा पैसे क्या भूखा है वो आदमी, जो मुझसे लाख सहनशीलता की उम्मीद की जा रही है। आप उस रमा शरण अवस्थी की बेटी का बलात्कार करवा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं ना कि वो कितने वार्म वेलकम करेंगे और कितना थैंक यू बोलेंगे। जो मेरे साथ करवाया जा रहा, किसने अधिकार दिया ये करवाने का? और ये क्या पैरामीटर हुआ कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है तो ये अधिकार मिल गया और मुझे बड़ा सोचने का अधिकार नहीं है? उम्मुल खैर IRS थी, उम्मुल खैर, इनका नाम आपने सुना होगा। उनकी भी सौतेली माँ थी, कक्षा 8 से वो अलग रह के अपनी पढ़ाई उन्होंने खुद की थी। तो अगर उस्मा वर्मा, रमा शरण अवस्थी जैसे घटिया सोच के लोग होते जिनके हिसाब से ऊंचा सोचने का अधिकार सिर्फ पैसे वालों को होता है, तो उनको तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए था। किंजल सिंह, पिंजल सिंह, उनके तो माँ बाप नहीं थे, उनको भी कुछ नहीं सोचना चाहिए था, सबको धंधे पे उतर जाना चाहिए था। और अगर रमा शरण अवस्थी ये हर जगह फ़ोन करके ये बताते हैं कि अर्चना पांडे बहुत बड़ी चरित्रहीन रही है, सबको यूज़ करके इन्होंने सब कुछ किया है, अगर किसी को यूज़ करके कोई PCS में सेलेक्ट होता तो दुनिया के सारे IAS PCS कोठे, वैश्या के कोठे पे पैदा होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ तो वही लोग करती हैं। किसी की महिलाओं के संघर्ष को उसके बिस्तर से तौल देना ये मर्दों की पुरानी फितरत रही है। मुझे इससे तोड़ने की कोशिश मत करो रमा शरण अवस्थी। और अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ये दलाल पत्रकार रमा शरण अवस्थी होगा, उत्तर प्रदेश के पुलिस होगा। इस सारी नीचता इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग ही करवा रहे हैं सारी। ये आज मुख्यमंत्री स्तर की इन्वॉल्वमेंट भी सिर्फ पुलिस की वजह से हुई है, जो कि पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और अगर मेरी बात झूठी है ना, तो जितने लोगों ने इसमें अब जांच प्रक्रिया में अपनी रिपोर्ट लगाई है, इंक्लूडिंग CO ऑफिसर IPS मिस्टर पलाश बंसल सहित, इन सब की पॉलीग्राफी और माइंड मैपिंग टेस्ट वीडियोग्राफी के साथ करवा दी जाए, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं, कह दिया जाएगा हाँ हमने पॉलीग्राफी करवा ली और उसमें हिसाब से सारी जांच रिपोर्ट सही है। वीडियो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के साथ इन सब की पॉलीग्राफी करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि इन लोग की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है और कितनी जांच की गई है। आज पूरा जिला जान रहा है, पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा विभाग जानता है, सब जानते हैं कि उस्मा वर्मा की सिर्फ ये जलन थी मुझे आगे ना बढ़ने देने की, और ये सिर्फ उस औरत की जलन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई कहता है कि जलन में नहीं, तो उससे ज़्यादा वो उस औरत को कोई जानता नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो कितनी घटिया औरत है दुनिया में, लेकिन उस घटिया औरत को शरीफ साबित करने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही। किसी ने एक बार बात करने का विकल्प नहीं चुना, किसी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि क्यों ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप नंबर बदल दीजिए, आप घर छोड़ के चली जाइए, आप किराए पे जाके रहिए, आप अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए, आप दूसरी जगह इलाज कराने जाइए। ये नेताओं के, पुलिस वालों के और सारे लोगों के बयान हैं, वकील तक के बयान है ये। मतलब ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये कोई नहीं कहेगा। आप मुझे बताएंगे किस प्रकार की हेल्प है? इसी में एक नेता जिसे मैंने ये सवाल पूछ लिया, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि थे, आपकी बेटी को अगर लगातार कोई मोलेस्ट करेगा, एक वकील जी हैं, बहुत बड़े वकील हैं और एक नेता जी हैं,
वो नेता भी हैं और वकालत भी करते हैं कचहरी में। शुक्ला नाम है उनका, पूरा नाम नहीं लूंगी मैं। उनसे मैंने पूछा अगर आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह की हरकत करे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा पहले तो बात से मिटा करूंगा और उसके बाद उस आदमी को मिटा दूंगा। मैंने कहा थैंक गॉड आपने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी या अपनी पत्नी बदल देंगे, क्योंकि मुझे तो आप सब लोग यही सलाह दे रहे हैं। अगर आपकी पत्नी के साथ होगा तो आप तो उस आदमी को मिटा देंगे और लेकिन अपनी पत्नी नहीं बदलेंगे। मुझसे ये एडवाइस दी जा रही है कि मुझे अपनी पत्नी बदल देनी चाहिए, अपना हर चीज़ बदल देना चाहिए। नौकरी छोड़ दी मैंने, सिलेक्शन छोड़ दिया, मेंस नहीं दे रही हूँ, अब क्या करूँ? हिंदुस्तान छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगी, ना अपना जिला छोड़ूंगी, ना अपना घर छोड़ूंगी, ना हिंदुस्तान छोड़ूंगी। और अगर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस होगी और खुद प्रदेश के मुखिया होंगे, जो इस घटिया भ्रष्ट पुलिस पे एक्शन लेने की बजाय स्ट्रांगली मेरे सर पे हाथ रखने की बजाय, और आज भी मेरा सब कुछ मिट चुका है, मेरी सारी नौकरी खाई जा चुकी है, मेरा शरीर खाया जा चुका है, लेकिन आज भी कह रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया, मेरा ना संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ना मैं उनको संबोधित कर रही हूँ, मेरा संबोधन योगी जी से नहीं है, मेरा पद विशेष से संबंध है। हो सकता है उस पद पे कोई और होता तो उनका भी ऐसे ही रहता, क्योंकि उन्हें पूरी सच कभी पता ही नहीं होती। तो मेरा किसी व्यक्ति विशेष से ना तो कोई लड़ाई है और योगी जी से लड़ने की मेरी कोई औकात नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर मैं मुकेश अंबानी होती मैं तब भी उनसे नहीं जीत पाती। कारण सीधा है कि मेरे पास पैसे चाहे जितने हो जाएं, मैं अकेली लड़की हूं और हमेशा रहूंगी। मुझे अपने लड़की होने पे ना तो कोई शर्म है, ना तो कोई मुझे गर्व है। और हाँ, बिल्कुल गर्व है। एक इस परिस्थिति में जहां मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, उसके बाद मैंने जो चीज़ें गेन की हैं उस पर मुझे गर्व है। और अगर किसी फ्रॉड से किसी के साथ सो के ये सब चीज़ें की जाती थी तो चलो डन, जिसमें ये है वो अपने घर की बेटियों को जितने मर्दों के साथ सुलाना हो सुला ले। हम भी देखना चाहेंगे किसी के साथ पुश्त में पूरे खानदान में 7 बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कितने लोगों ने पास की होगी। उतनी परीक्षा अकेले अर्चना पांडे ने पास की है, और इस परिस्थिति में तो निश्चित रूप से मुझे गर्व है। अगर ये मेरा घमंड है तो मैं अपने उस भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक भगवान ने बनाया है। और अगर मैं ये सब नहीं कर पाई हूँ तो इसके अफसोस में मर नहीं जाऊंगी। मेरा जीवन है, बस इतना विनम्र अनुरोध है, अगर योगी जी 1% अच्छाई का साथ देने के लिए है, और जो भी डिग्री या इन चीज़ों का इशू बनाया जा रहा है ख़त्म कर दें सब कुछ। मुझे कोई चाहिए नहीं, मेरी ताकत मेरा ज्ञान है, मेरा नॉलेज है, जो मेरा संघर्ष है, मेरी मेहनत है, मेरी ईमानदारी है, और वो ईमानदारी से की है। अज्ञानता के में कोई चीज़ किया जाना इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इसके लिए वो मिटा दिया जाए। मैंने किसी के शादीशुदा का घर नहीं तोड़ा है, मैंने किसी फर्जी PH लगा के किसी विकलांग का अधिकार नहीं छीना है, मैंने फर्जी गरीबी का सर्टिफिकेट लगा के किसी का अधिकार नहीं छीना। अज्ञानता में किया गया कोई भी कार्य इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसके लिए मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए। और अगर चढ़ाना था तो बस उतना ही निर्णय लेते कि मेरी नौकरी खत्म कर देते, मेरी डिग्री खत्म कर देते। मेरे जीवन, मेरे वजूद, मेरी अस्मिता, मेरी गरिमा, मेरी निजता को खत्म करने का अधिकार किसी का नहीं था। और अगर योगी जी वास्तव में गोरखनाथ पीठ के जरा सा भी सम्मान करते हैं, आज अभी इसी वक्त मेरे सर पे सिर्फ हाथ रख दीजिए। हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी के व्यक्तिगत संपत्ति में कोई अधिकार चाहिए, और ये मेरा वादा है। सिर्फ हाथ रखने का सिर्फ मतलब है कि जितनी गंदगी ये हो रही है वो सब बंद कर दें। ना तो मुझे अपने पिता से कोई बदला लेना है, ना उनके सौतेले परिवार से। वो उनका अपना लेने, निश्चित रूप से उनके बच्चे काफ़ी बुद्धिमान है, क्योंकि हम 2 बहनों ने तो कभी पिता के ऊपर ये सोचा ही नहीं। जब भी कह दिया गया कि वो बीमार हो गए, अभी मरने लगेंगे, तो मेरा RO का पेपर मैं 10 महीने से अकेले बना खा रही हूँ। मुझे कोरोना हुआ, उंगली में फ्रैक्चर हुआ, ना मेरे माँ बाप कुछ करने आए, फिर भी मेरे RO के पेपर में मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हो गए, तो मुझे फ़र्क पड़ा कि कहीं कुछ हो ना जाए, और मेरा पेपर खराब हुआ। फिर भी मेरा सिलेक्शन होता अगर समीक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा ने जानबूझ के बहुत से आंसर सिर्फ इसलिए गलत नहीं किए होते क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मेरे पिता ने उस बेटी को खोया है जो जिसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके मरने जीने से मुझे फर्क पड़ता है। मैंने उस बाप को खोया है जो अपनी बीवी की गुलामी में मुझे बच्चलन बनाने तक से पीछे नहीं हटा। किसका ज़्यादा नुकसान हुआ? वो। मैं पैसे से ज़िंदगी को नहीं तौलती हूँ। अगर ये छोटी सोच है तो मुझे मेरी छोटी सोच मजबूर है। उसी छोटी सोच की वजह से आज मैं पूरे खानदान की सबसे वेल क्वालिफाइड लड़की हूँ। और योगी जी, अगर मेरा भी इरादा जायदाद में रहा होता, निश्चित रूप से मेरे पिता के दोनों बच्चे काफ़ी बुद्धिमान हैं। बिना कुछ किए, बिना किसी मेहनत के बना बनाया घर, इतनी सारी प्रॉपर्टी पा जाना, तो जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उनका जीवन पूरा सेटल है, हमारा ना है ना कभी होगा। फिर भी मैं कोई बदला लेने नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगी कि योगी जी मेरे सर पे हाथ रख दें। और सर पे हाथ रखने का मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए। सर पे हाथ रखने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो बंद हो जाएं, आज अभी इसी वक्त से। और ये मेरा वादा है कि अगर अपने पिता के 10 गुना ज़्यादा संपत्ति बना के मैं इस दुनिया से नहीं गई तो मेरा भी नाम अर्चना पांडे नहीं। और ये इसलिए कि दोबारा कभी फिर कोई पिता अपनी दूसरे पत्नी की गुलामी में अपनी बेटी को
बेदखल और बेटे में इतना बड़ा फर्क करने से पहले सिर्फ इसलिए कि बेटी चाहे जितने बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, उसको अपने पिता से ज़रूरत होती है, उसकी गर्ज हमेशा रहती है। इसीलिए हमेशा बेटियों को शोषण होता है, हर जगह दुत्कारा जाता है और बेटियों का शोषण हमेशा होता रहेगा। कारण यह है कि महिलाएं हैं, महिलाओं की दुश्मन होती हैं। हर दहेज हत्या, हर भ्रूण हत्या, हर बलात्कार, यहाँ तक कि हर कोठा महिलाओं से चल रहा होता है जितनी। और इन सबको करने वाली उष्मा वर्मा जैसी औरतें होती हैं, जो खुद जो कर रही हैं वो जब तक किसी दूसरे की बेटी के साथ ये करवा नहीं लेती हैं, पूरा का पूरा विभाग उस उष्मा वर्मा को सही साबित करने के लिए मेरे साथ 10 मर्दों को सुलाने के लिए तैयार है। मुझे एक बात बता दे कोई, चलो डन, आपने सुला दिया, हम सो गए, आपने पागल साबित किया, हम हो गए, तो इससे उष्मा वर्मा अर्जुन वर्मा की बिना तलाक दूसरी पत्नी नहीं रह जाएंगी? इससे श्रीकांत द्विवेदी के साथ जो उनका संबंध है वो नहीं रह जाएगा? लोग इस पे बात करना बंद कर देंगे? किस तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं भाई? पागल तो मुझे साबित किया जा रहा है ना। आप लोग तो बुद्धिमान है, रमाशरण अवस्थी बुद्धिमान है, पूरा पुलिस फोर्स बुद्धिमान है, सीएमओ पीएमओ के लोग बुद्धिमान है, पागल तो मुझे घोषित किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे गलत साबित करके वो सही कैसे साबित होंगी? हाँ, ये जरूर है कि इसमें पिछले 6 साल में उस औरत ने बहुत फायदा लिया है। कल तक केवल आकाशवाणी में बोलती थी, आज दूरदर्शन में गाना जाने जा रही है, कुछ दिन में अंतरिक्ष पे खड़ी होकर गाना गाएंगी। आई डोंट केयर अबाउट दिस। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए हुए हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, उनको योगी जी प्रधानमंत्री बना दे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बना दे या मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बना दे, मंत्री बना दे, जो मन में आए वो कर डाले उनका। मेरे जीवन में वो औरत हस्तक्षेप बंद करे, उसके बाद आपको उनको जितना सम्मान देना है, क्योंकि मेरे लिए, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करती हूँ। मेरे लिए सम्मान की परिभाषा ये नहीं है कि उनके अपमान के बाद ही मेरा सम्मान डिसाइड होगा, लेकिन उष्मा वर्मा और जितनी दूसरी पत्नियां होती हैं उनके सम्मान की परिभाषा यही होती है कि जब तक मेरा अपमान नहीं होगा उन्हें सम्मानित महसूस नहीं होगा। इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? उष्मा वर्मा अर्जुन वर्मा की बिना तलाक दूसरी पत्नी, इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? और वो किस परिवार और किस बैकग्राउंड की रही होंगी कि एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली? मुझसे तो आज की परिस्थिति में कहा जाए मैं तब भी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी नहीं करूंगी। हाँ, अगर मैं रूढ़िवादी हूँ तो रूढ़िवादी, हाँ मुझे नहीं पसंद है लव मैरिज, हाँ मजबूरी में ये विकल्प चुनने का मैंने कोशिश की थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ना तो लव मैरिज पसंद है, ना ऐसे लोग पसंद है जो शादीशुदा होने के बाद 10 जगह मुंह मारते हैं। अगर ये मेरी सोच है तो ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है ना। इसके लिए मैंने किसी को मना तो नहीं किया कि आप कहीं जाके मुंह मत मारो। मैं अपने लिए ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ कि मैं किसी को के साथ, अगर मैंने अपने जीवन में 5400 ग्रेड पे से नीचे कभी किसी पुरुष से इस तरीके से इस चीज़ों में बात नहीं की। ये मेरा अधिकार है, मैंने अपने आप को इस लायक बनाया है। मेरी माँ ड्राइवर की औलाद थी और उन्होंने एक गस्टेड ऑफिसर को फंसा के शादी की है मेरी माँ को जान से मार से। तो जो मेरी सौतेली माँ है वो, उनको इतना ऊंचा सोचने का अधिकार है। उष्मा वर्मा किस फैमिली बैकग्राउंड की रही होंगी कि 32 साल तक उन्होंने शादी नहीं की थी, और जब शादी की तो अर्जुन वर्मा शादीशुदा से शादी की। जाहिर सी बात है उनके भी पहले या तो किसी ने छोड़ दिया होगा, या डाइवोर्स ही रही होंगी, या कुछ उनका कांड रहा होगा। नहीं तो कोई भी नॉर्मल औरत इस तरह से नहीं होती। उस जमाने में तो 30 साल तक बैचलर रहना बहुत बड़ी बात थी, और भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो अगर उनको ऊंचा सोचने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं है? क्यों मुझे किसी ऑटो ड्राइवर से शादी कर लेनी चाहिए, परचून की दुकान चलाने वाले से शादी कर लेनी चाहिए? दुनिया के सारे आदर्शवाद का ठेका मैंने लिया है? जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है कि लव इज ब्लाइंड। मैं व्यवहारिक निर्णय लेती हूँ और ऐसे किसी बौद्धिक स्तर के साथ मेरा जीवन नहीं निभ सकता था, इसलिए मैंने शादी न की और न करने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी लाइफ है, मैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि शादी का मतलब है एक और जीवन बर्बाद होना। एक माँ अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करती है, और मुझसे ये चाहा जा रहा है मैं उसको फंसा के शादी कर लूँ और उसके बाद वो जो कमाए वो अपनी माँ को ला के दूँ। तो दूसरी पत्नियों का ना पेट कभी भरा है ना भरेगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। मैं किसी को फंसा के कुछ शादी वादी नहीं करने जा रही हूँ। कोशिश मैंने की थी, लेकिन वो मेरे बौद्धिक स्तर, और जब मुझे ये समझ में आया कि 4 लोगों के साथ सुला दिया जाए, उससे तो अच्छा है कि किसी सभ्य और शरीफ इंसान से, और उनमें से कोई इंसान मुझे कभी परेशान करने नहीं आया। ये मेरा चयन था, ये मेरी सोच थी, ये मेरे खुद के चुने हुए लोगों का विकल्प था। उनमें से कोई भी गस्टेड ऑफिसर से नीचे नहीं था, और इससे नीचे सोचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है अगर मैंने खुद को इतना काबिल बनाया है तो। अगर उष्मा वर्मा को ये लगता है कि उनकी नज़र में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की है, कि वो स्कूल के आंगनबाड़ी से मेरी बेइज्जती करवाती थी, खाना बनाने वाले से मेरी बेइज्जती कराती थी, मेरी माँ अपने घर के नौकरों से मेरी बेइज्जती कराती है, क्योंकि वो अगर उनके घर में नौकर हैं, किराएदारों से मेरी बेइज्जती कराती हैं, उनका बस चले तो वो किसी के साथ मुझे सुला भी दें, तो वो उनकी अपनी सोच है। उस सोच के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मानसिक रोग के इलाज की जरूरत इन लोग को है जो दूसरे को 2 कौड़ी का समझते हैं और खुद को खुदा समझते हैं। उष्मा वर्मा खुद को खुदा ही समझ रही हैं। पुलिस विभाग के लोग उनको खुदा ही साबित करना चाह रहे हैं कि खुदा के ऊपर थूका नहीं जाता है, खुदा के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता। खुदा से ये नहीं कहा जा रहा है कि मैडम आप किनारे क्यों नहीं होती, आप लोग अपने से मतलब रखिए। क्यों? क्योंकि वो खुदा है।
अर्चना पांडे को तो दुनिया छोड़ने के लिए कहा जाएगा, मार डालने तक की साजिश कर ली गई। मतलब सिर्फ इन लोगों से ये नहीं कहा जाएगा कि आप उसका इलाज होने दीजिए, उसे अपना जीवन जैसे जीना चाहती है जीने दीजिए, आपसे क्या मतलब है। इतनी साधारण सी चीज इन लोग से नहीं कही जा सकती। पूरी दुनिया में अर्चना यहाँ तक कि एक मर्डर करने तक क्या प्लान बना लिया गया, मतलब किसी के जीवन को मिटा देना, ये निर्णय ले लिया गया, मेरी हत्या कर दी जानी है। और ये कह दिया जाना है कभी इसको जो है किसी पूरे ऑटो ड्राइवर, पूरे जिले में, पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय, सबको मिला लिया गया। बस एक चीज नहीं कहा जा सका कि खुदा मैडम उष्मा वर्मा अपनी खुदाई अपने में दिखाओ, उसकी जिंदगी उसको जीने दो। ये इतनी छोटी सी बात ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कही गई, ना हर आदमी ये बोल रहा है कि ऐसी भाषा है। मेरा जितना उस औरत ने बर्बाद किया है तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। एक एक आदमी से वो मेरी बेइज्जती करवाएंगी, 2 कौड़ी की मेरी इज्जत बना के छोड़ेंगे, और मुझे उनकी इज्जत की जानी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए तो पहले आप सम्मान देना सीखिए। और इसकी शुरुआत उष्मा वर्मा ने की थी, मैंने नहीं की थी। पराकाष्ठा की हद तक की मैंने बहुत बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे पता था वो किस टाइप की औरत है, और अगर मैं उसमें पढ़ूंगी तो बस इसी में घुटती चली जाऊंगी, कहीं नहीं हटूंगी, कहीं की रह नहीं जाऊंगी। ये बात मुझे पता थी, इसीलिए मैं लगातार सह रही थी। जिस दिन से मैं बीआरसी पे ट्रेनिंग करने गई हूँ, वहां से वापस आई हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल नर्क बना दिया उस औरत ने। एक दिन, एक मिनट के लिए वो और उसके प्रेमी श्रीकांत द्विवेदी ने मुझे जीवन जीने नहीं दिया है। लगातार मुझे बीमार कर देना, मुझे स्कूल में नहीं जीने देना, कभी किसी हेडमास्टर से जिस भाषा में मुझसे बात करवाई जाती थी, जितना मुझे बेइज्जत करवाया जाता। इसके बाद आप मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे उनकी इज्जत करनी है, और ये अपेक्षा सिर्फ पुलिस विभाग के लोग नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, दैनिक जागरण के रमासर, खैर वो तो घूसखोर है, उसके पिछवाड़े में पैसा घुसेड़ दो तो वो सब कुछ वही कहेगा, जो उसे सारी चीजें वही करेगा। उसको तो पैसे के अलावा ना कुछ दिखता है, पैसा और औरत, उसके टांग के दोनों बीच में जो औरत सर्विस प्रोवाइड कर दे वो दुनिया की बेस्ट औरत है। ये चीजें करके अगर मेरे सीने पे कैमरा फ्लैश करके दोनों को, लोगों को ये सिखा के भेजा जा रहा है जब आप बात करिए तो उसका बस सीना देखिए। तो मिस्टर रमाशरण अवस्थी, एक औरत का सीना वो होता है जिसका दूध पी के कोई मर्द अपनी पहचान बताने के काबिल बनता है। मुझे इस दम पे तोड़ने की कोशिश मत करो, समझे। जितने लोगों को मेरा सीना देखना है देखो, जो करवाना है तुमको करवा लो। नादिया मुराद का पूरे इस्लामिक स्टेट ने लगातार बलात्कार ही किया था, उनकी आरती नहीं उतारी गई थी। बस उस चीज को पब्लिक प्लेस पे उसने एक्सेप्ट किया, इसलिए आज वो नोबेल प्राइज की विनर है। और उष्मा वर्मा लोग जो करते सारे कर्मकांडी हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास इतना कमजोर होता है कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा का पूरा सिस्टम उनके लिए नंगा होने के लिए तैयार है, फिर भी वो असुरक्षा की भावना से घिरी हुई हैं, और अर्चना पांडे के बारे में जाने बिना उनको चैन नहीं मिल रहा है। यही फर्क होता है किसी सच को एक्सेप्ट कर लेने में और ना एक्सेप्ट करने में, यही फर्क होता है। अगर उसने अपने हर सच को एक्सेप्ट किया होता ना, तो आज वो इतनी असुरक्षा की भावना की शिकार नहीं होती। उनको समाज की परवाह करनी भी है और नहीं भी करनी है। एक शादीशुदा आदमी से शादी भी करनी है, उससे अफेयर भी करना है, मतलब ये कि आप समाज की परवाह नहीं कर रहे। तो जब नहीं कर रहे हो तो डंके की चोट पे जियो। क्यों आप इतना परेशान हो कि आपके बारे में कोई क्या बात कर रहा है, रोज फोन करके पता करना है, रोज हर जानकारी लेनी है, और आप इतना बर्बाद करके किसी से ये अपेक्षा करेंगी कि मैं आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ूंगी। मुझे उष्मा पुराण लिख देना चाहिए और उसमें उनकी तारीफ में उष्मा चालीसा सुनाना चाहिए। ये अपेक्षा मुझसे पूरा सिस्टम कर रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये गुंडा राज क्यों चल रहा है, और वो भी योगी जी के राज में। आज मैं फिर कह रही हूं, अगर क्या 2 सवाल है मेरा, क्या योगी जी इतने कमजोर हैं कि वो इस समस्या का निवारण नहीं कर सकते, और पुलिस विभाग से वो इतने ज्यादा दबे हुए हैं कि वो एक स्ट्रांग निर्णय लेके इस समस्या को बंद नहीं करवा सकते हैं। दूसरी चीज, एक बार, सिर्फ एक बार वो ये सारी गंदगी बंद करवा के मेरे सर पे हाथ रख देंगे तो सारी नौकरी खोने के बाद भी, आज की डेट में मैं खुद ये दावा कर रही हूं, अगर अपने पिता से ज्यादा संपत्ति, अब तक मेरे जीवन का एक उद्देश्य था, मुझे सुकून भरी नौकरी करनी थी, इसलिए मैं सरकारी नौकरी के लालच में थी, 100% थी। इसीलिए मैंने बेसिक शिक्षा विभाग ज्वाइन किया था कि दुनिया की सबसे सुकून की नौकरी होती है। लेकिन जब मुझे वहां इतना पीड़ित कर दिया गया तो मुझे समझ में आ गया, अब और किसी नौकरी में तो, क्योंकि सारे लोग मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा अरुण वर्मा, इतनी नीचता पे उतारू है ये आदमी, और ये रमाशरण अवस्थी। हर वो बंदा जो सिलेक्ट हुआ, जिस ग्रुप में मैं सेलेक्ट होती हूँ, पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप, नियोजन विभाग जहाँ मैं सेलेक्ट हुई थी, वहाँ के जितने भी अधिकारियों के पास मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए मजबूरी में मैंने वो पोस्ट डाला था जिससे मुझे पास वर्क का लोड कम होगा। इधर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, पूरे ग्रुप में इतना वर्किंग का शो ऑफ किया जा रहा है। मैं जिनको भी देखने जाती हूँ वो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन इतना शो ऑफ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे काम के बोझ पे पंचर करना था कि उष्मा वर्मा को सिवाय एसडीएम की पोस्ट और कुछ दिखाई ही नहीं दे रही है, कि अर्चना पांडे एसडीएम और विनय वर्मा कोचिंग चलाते हैं, 45-50 साल का बुढ़ा होगा, लेकिन इतना निकृष्ट सोच का इंसान है कि वो
2015 में 16 में जो है उसके कोचिंग के लोग मेरा पीछा करते हुए गए थे, सिर्फ मेरा इसलिए पेपर खराब हो जाए। उसका रमेश वर्मा आयोग का कर्मचारी बन के मुझे फ़ोन किया था, फेक कॉल। इतने पे ही नहीं, जब मैंने ये बात उससे डायरेक्टली बात की कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही, तो वो बेशरम इंसान खुद, जिस दिन 2017 का मेरा इंटरव्यू था, खुद इलाहाबाद में गया था, वो और रमेश वर्मा। इसलिए कि जब मुझे ये डर लगेगा कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, तो डर जाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा और मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ये एक कोचिंग संचालक का वो है। और अगर उनकी कोचिंग से मेरा सिलेक्शन हुआ तो सीधा से ज़्यादा मेरा मेंस तो के भी कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेंस का तो कोई टॉपिक मैंने वहाँ नहीं पढ़ा है। दुनिया में किसी का भी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के चाहने से होता है, इसके अलावा दुनिया में किसी के चाहने से नहीं हो। ना मेरे मेहनत से संघर्ष है, इंसान प्रयास करता है, लेकिन वो होता सिर्फ भगवान के। अगर भगवान अपने पे आ जाए तो कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क का उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन उष्मा वर्मा, विनय वर्मा, रमेश वर्मा, अरुण वर्मा, ये लोग खुद को खुदा से ऊपर मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम ने इस बात को साबित भी किया है कि वो खुदा से ऊपर है। यही कारण है कि ना पुलिस वाले कभी ये कह रहे हैं कि तुम लोग पीछे क्यों नहीं हट रहे हो, कि बिल्कुल भगवान बना दिया गया है। मतलब ये कि औरत अगर अपना ब्लाउज पेटीकोट उतार दे तो सिस्टम के हिसाब से भगवान हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वुमन एम्पावरमेंट के लिए, सिर्फ नंगा होने की जरूरत है। और मुझे नंगा करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यही चाह रहे हैं आप लोग, यही योगी जी, पुलिस विभाग का कहना है। मैं बस जानना चाहती हूँ, अगर अर्चना पांडे नंगी हो जाएंगी तो उष्मा वर्मा, अर्जुन वर्मा की बिना तलाक दूसरी पत्नी कैसे नहीं रह जाएंगी, और उनका जो जितने लोगों से संबंध है वो कैसे शरीफ साबित हो जाएंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, पता नहीं कितनी महिलाएं हैं उसमें, फिर कोई दूसरी अर्चना पांडे होगी, फिर आप लोग उसको भी मारने निकल पड़िएगा। बस उष्मा वर्मा को मना मत करिएगा कि तुम अपनी जिंदगी में जो करना है करो, उसकी जिंदगी से मतलब मत रखो। हर साल किसी एक आदमी को मारने के लिए निकल पड़िए आप लोग, क्योंकि मर्डर तो बहुत आसान है, आरोप तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें प्लान करके की हैं। और पुलिस विभाग के लोग बस बुलाएंगे, पूछेंगे आपने मर्डर किया है कि नहीं। श्रीकांत द्विवेदी इतने शरीफ इंसान है, अगर वो मर्डर करवाए होंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और सिर्फ ये देखा जाएगा कि मेरे घर के आसपास तो कभी नजर नहीं आए और वो उन्होंने खुद कुछ किया नहीं। मतलब ये कि आप खुद कुछ मत करिए, दूसरे से करवाते रहिए, तो आप क्रिमिनल नहीं हैं अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश पुलिस लॉ। और इसमें सबकी सहमति है, खुद बीजेपी कार्यालय के लोग इसमें शामिल हैं, और सारी राजनीतिक पार्टियां सहयोग करने की बजाय वो इस गंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मजबूती से इसमें, मैं कांग्रेस कार्यालय पे मिलके आई हूँ, मैंने कहा पार्वती मैरिज हॉल के पास सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया जिससे दिखाई दे कि ये सारी गंदगी की जाती है कि नहीं, और मेरे कमरे में मेरा सौतेला भाई चोरी करने जाता है कि नहीं। उन्होंने कहा ये हमारा अधिकार नहीं, लोग विरोध करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे 50 लोग लगातार पैंट खोल के गंदगी करते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं होता। लगातार 3 बजे 4 बजे तक गाना बजाया जाता है। अब एग्जाम देने नहीं जा रही हूँ तो गाना नहीं बजेगा, नहीं तो सुबह के 4 यहाँ तक कि 10 बजे और 7 बजे तक गाना बजता है, उसका कोई विरोध नहीं होता है। अब आप खुद समझिए कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पीड़ित की मदद करता है। कोई किसी पीड़ित नहीं। अब तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि जब किसी लड़की का बलात्कार होता होगा, उसको मार दिया जाता होगा, तो वहाँ भी राजनीतिक पार्टी और समाज सेवी लोग जाके डील करते होंगे कि भाई साहब आपकी बेटी का तो बलात्कार हो गया, वो तो मर गई है, अब हम एक डील करते हैं, हम सरकार से मांग करेंगे मुआवजे की और सरकारी नौकरी की। मुआवजा हमारा होगा और सरकारी नौकरी आपकी होगी, क्योंकि बिना स्वार्थ के तो ये लोग कुछ नहीं करते। ये 6 साल से मैं देख रही हूँ। और जो समाज सेविका बनती हैं वो सब उष्मा वर्मा टाइप की होती हैं, क्योंकि 6 साल में मैंने देखा है। बात बड़ी मीठी मीठी की जाती है, जब लेकिन किसी महिला को अधिकार दिलाने की बात होती है तो वो बस एक फ़ोटो खिंचवाई जाती है, पेपर में छपता है। इससे क्या होता है, आवाज़ दब जाती है। जो विरोध की आवाज़ होती है वो लोगों को ये लगता है कि हाँ किसी का सहयोग मिल गया, और आवाज़ को दबा दिया जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही स्लो पॉइजन देके उसको मार दिया जाता है। तब किसी रमा शरण अवस्थी के न्यूज़पेपर में ये नहीं छपता कि वो जिसके सहयोग का ढोंग तो समाज सेवा ने। और आज की डेट में ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, महिला जेल, महिला पागल खाना, महिला समाज सेवी जितनी संस्थाएं हैं वो एक तरह से सरकारी कोठा होती हैं, जहां खुद बड़े बड़े लोग रात को जाते हैं रात गुजारने के लिए, सुबह उसी को कंबल और साल बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए फोटो खिंचाते हैं। और यही अंतिम सच है। कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता तब सामने नहीं आता, वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए होते हैं, और वो फिल्मों में होते हैं। रियल लाइफ में जिस तरीके से सिस्टम है, अगर उसमें सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, पारिवारिक मैटर हो, किसी का शादीशुदा मैटर हो, तो भले कोई मदद करने आए, लेकिन अगर उसमें उष्मा वर्मा जैसी किसी महान सभ्य शरीफ औरत, कर्तव्यनिष्ठ औरत का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर पूरा सिस्टम नंगा हो जाएगा। पूरा का पूरा पुलिस विभाग पैंट उतार के खड़ा हो जाएगा, पूरे के पूरे जिले को पैंट उतार के खड़ा कर दिया जाएगा। पूरे अगर एक के बाद आज अर्चना पांडे, कल दूसरी अर्चना पांडे आके खड़ी होंगी, तो लगातार उन सब का बलात्कार करवाया जाएगा, मर्डर करवाया जाएगा। लेकिन एक खुदा उष्मा वर्मा को कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको जो करना है करो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करो, उसके इलाज में हस्तक्षेप नहीं करो।
और अगर एक भी बार मैंने अपने अलग खाना बनाने शुरू कर दिया, किसी से मतलब रखना बंद कर दिया, लेकिन क्या कुछ बंद हो गया? जी नहीं। पुलिस के लोग लगातार ये गंदगी करवा रहे थे, मैंने लगातार ये चीज़ें बर्दाश्त की कि अब बंद होगा, अब बंद होगा, अब बंद होगा। वो अब कभी आया ही नहीं। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ उसके आगे ये लोग बढ़ते रहते हैं। इतने नीच हैं, दुनिया में सबसे गंदे। मुझे बहुत शौक था वर्दी का, मैंने खुद एनसीसी की है। दिल्ली लेवल तक मेरा सिलेक्शन हुआ था परेड में जाने के लिए, पर मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा एग्जाम था दिल्ली के लाल किला की परेड में। बहुत शौक था मुझे भी पुलिस में जाने का। धरती की सबसे गंदी चीज़ का नाम है वर्दी। इतने गंदे होते हैं ये लोग, इतने घटिया होते हैं कि ये जो किसी औरत के साथ करवा सकते हैं ना, उनसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई होता नहीं है। हर एक सेकंड मुझे मोलेस्ट करवाया जा रहा है, हर एक सेकंड मुझ पर नज़र रखी जा रही है। कोई एक बंदा मेरी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ वो सलाह दी जाएगी जो ये चाहेंगे, आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। मतलब ये कि मेरी उंगली को ख़राब कर दिया गया, मेरा फर्जी एक्सरे दिला के। आज भी मैं अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे किडनी में पेन है, एब्डोमेन में पेन है, गले में पेन है। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि मेरे थायराइड हार्मोन बढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी फर्जी चीज़ें दी गई हैं। हार्मोनल दवाइयाँ बहुत सारी दिलाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। उन सारी चीज़ों की मुझे जांच की और इलाज की ज़रूरत है। पिछले 8 महीनों में मेरा 8 किलो से केजी से ज़्यादा वेट कम हुआ है। मुझे अपने शरीर को ठीक नहीं करना चाहिए, मुझे नौकरी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नौकरी में किसी को अच्छे से प्रताड़ित करके मार डालना सबसे आसान काम होता है। अब तक अगर मैं बेसिक शिक्षा विभाग छोड़ नहीं दी होती ना, तो मुझे पागल घोषित करने की जरूरत नहीं होती, मैं पक्का पागल हो गई होती। और नहीं, किसी बच्चे का सर फोड़ के मुझे या तो पागल खाने में भेज दिया गया होता या तो किसी महिला जेल में, और वहाँ रोज पुलिस वाले मेरा बलात्कार करते। कोई सिस्टम नहीं आता है मदद करने, कुछ नहीं। हर पागल खाने, हर महिला जेल में महिलाओं के साथ यही हो रहा है। खाने के साथ मिला के जो पटना में अभी कांड काम आया है ना शेल्टर होम का, वो हर जगह हो रहा है। बस सच इतने है कि कोई विरोध नहीं कर पाता। कोई एक लड़की जो आज़ाद भारत खुले देश में खुलेआम सबसे मदद मांग रही है, उसकी मदद करने कोई आ ही नहीं रहा। जो बंद है उसकी मदद करने कोई जाएगा, मुंह दबा के मार दिया जाएगा, बोल देंगे आत्महत्या कर ली, बीमार हो गई थी, मर गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके पास तो बहुत सारे स्टेटमेंट है। कौन सा उनकी रमा शरणावस्थी के घर की है? कौन सा वो श्रीकांत द्विवेदी की बहन या पत्नी लगती है? और श्रीकांत द्विवेदी की पत्नी के बारे में तो उनकी माँ बोल रही है कि वो वही बोलेगी जो वो कहा जाएगा। वो एक सभासद रह चुकी हैं और उनका कहना है कि औरत का वजूद सिर्फ मर्द के पैर की जूती के बराबर होता है। वो जो वो कहेंगे वही वो कहा जाएगा। तो यही वुमन एम्पावरमेंट का सच है। आज 72 साल हमारे देश के संविधान को लागू हुए हो गया है, लेकिन ना तो महिलाओं को 33% आरक्षण संविधान में दिया गया है। कानून में तो ये दिया गया है कि संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन क्या वास्तविक रूप से कोई ऐसा परिवार है जो अपनी बेटी को संपत्ति में अधिकार देता है? जबकि इसको अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। कोई बनाया किसी ने आज तक? क्योंकि इससे महिलाएं वास्तव में मजबूत हो जाएंगी ना, मर्दों के बिस्तर तक नहीं जाएंगी। कैसे कमजोर बना के उनको अपने बिस्तर तक लेके जाएंगे? नारी शक्ति का दुनिया भर का मिशन शक्ति चलाया जाएगा। आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस वाले मदद करते हैं क्या? मेरी मदद की उन्होंने, यही मदद की कि मैंने एक कंप्लेन कर दी और मेरे पूरे जीवन को पुलिस वालों ने मिटा दिया, ये मदद की। और ऐसी ही मदद सबके साथ वो करते हैं। 2-4 लोगों का दिखावा कर दिया जाता है जिससे कोई स्वार्थ नहीं होता, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, अगल बगल से कहीं से घूस नहीं मिल रहा है तो उसकी मदद करके वर्दी की अपनी इंसान दिखा दिया जाता है बस। एक्चुअल में पुलिस वाले कभी किसी की मदद नहीं करते। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। जब इतना पढ़ी लिखी होने के बाद मेरे साथ ये किया जा रहा है, अपने अधिकार के लिए मैं इतना चिल्ला रही हूँ, तो जिसको मार दिया जाता है उसको क्या तो कभी जीवन में न्याय नहीं मिलता। 2-4 दिन हल्ला होता है, जैसे अमित मौर्य के केस में हुआ और भी बहुत से केस में होता है, फिर सब शांत हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस में जब न्याय नहीं मिला तो मुझे न्याय क्या मिलेगा? इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे बहुत अच्छे से पता था मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब जब नौकरी छोड़ दी हूँ मैं, तो मुझे घर से में भी जीने नहीं दिया जा रहा। हर एक सेकंड नजर रखी जाती है। दवा कराने जाती हूँ, मेरा दवा नहीं होने दी जा रही। और ये सारा मैटर उस उष्मा वर्मा के अहंकार के लिए है। कभी इसे घरेलू मैटर बता दिया जाता है। ये घर तो मेरा हमेशा से था। कभी इसके पहले भी मैंने पुलिस चौकी में कदम रखा था जब तक उष्मा वर्मा से नहीं मिली थी मैं। लेकिन इस औरत ने ना मुझे कोई नौकरी करने दी, मेरा पूरा जीवन बिगाड़ दिया, सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन पुलिस को, सिस्टम को, किसी को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है। योगी जी, अगर आप वास्तव में न्याय के समर्थक हैं तो मुझे मेरा जीवन वापस करिए। मुझे मेरा जीवन चाहिए और मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि मुझे मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट्स वापस करें। आपको लगता है कि मैं नौकरी के काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं ज्वाइन करनी है नौकरी। अगर अर्चना पांडे इतना सब कुछ कर सकती हैं तो मुझ में दम है, मैं अपने आप को पाल लूंगी। पर मैं मरने को तैयार नहीं, वो भी सिर्फ किसी की ओछी मानसिकता के लिए। आप मानते हैं कि उष्मा वर्मा खुदा है, वेरी गुड। मैं उनके नाम की एक मजार बनवा दूंगी, रोज चादर चढ़वाई जाएगी जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा। अगर किसी को अपने मान मर्यादा का यही है कि उसका कितना दिखावा किया जा सकता है तो डन। जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा, जमीन हो जाएगी, मैं उष्मा वर्मा के नाम की एक मजार बनवा दूंगी और जरूरत होगी तो एक मंदिर बनवा दूंगी। रोज आप लोग उस पर फूल, माला, पत्ती जो भी चढ़ाना होगा जिससे लगे कि हाँ उष्मा वर्मा बहुत महान है, वो सब कर दीजिएगा।
मेरा मान किसी के अपमान देने से ख़त्म नहीं होता, जैसा कि उष्मा वर्मा को है। उनको ये लगता है कि जब मेरा अपमान होगा तभी उनका मान बढ़ेगा, तो ये मेरी सोच नहीं है। अगर मेरी मान है तो वो बिना किसी का अपमान के भी होगा, लेकिन अगर कोई मेरा अपमान करवा के मेरी ज़िंदगी को दो दो कौड़ी के लोगों से मुझे टच करवा के अपनी मान मर्यादा बढ़ाना सकता है तो सॉरी, ना मैं सीता माता का अवतार हूँ, ना बनने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी मान मर्यादा मेरी अपनी है और मेरी सारे जितनी भी लड़ाई है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मुझे बहुत अफसोस है बेसिक शिक्षा विभाग ज्वाइन करने का, और जीवन भर रहेगा। जिस विभाग ने मेरे पूरे जीवन को मिट्टी कर दिया, मेरी ज़िंदगी का कलंक बन गया ये विभाग, बहुत बड़ा अपराध हो गया। सिर्फ होम टाउन के लालच में अगर 4-5 महीने मैंने नौकरी ना ज्वाइन की होती, कहीं भी सिलेक्शन हो जाता, भाग गए होते यहाँ से हम। लेकिन मैं होम टाउन के लालच में, मुझे नहीं पता था 4 महीने बीआरसी से बाद ट्रेनिंग हुई, सबका दिया गया वेतन, मुझे 1 पैसा नहीं दिया गया, सारा पैसा एबीएसए ने खा लिया। मुझे यहाँ तक कि दोबारा जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, मेरी वेतन वृद्धि रोकी गई, मुझे उसकी सूचना तक नहीं दी गई सिर्फ। और यहाँ तक बाकी लोगों को ये मना कर दिया गया, कोई नहीं बताएगा कि इसकी जो है वेतन कितना आया है। आप समझिए, सरकारी नौकरी है ये, कोई सूचना मुझे नहीं दी जा रही है। क्यों? उष्मा वर्मा के घर की मेहरिन थी मैं। मेहरिन और सरकारी कर्मचारी में आपको फर्क नहीं नजर आता? जहाँ तक मेरी जानकारी, मानसिक रोगी तो मुझे घोषित किया जा रहा है, एबीएसए तो मेरे नॉर्मल थे ना, वो मुझे किसी चीज़ की रिटर्न सूचना क्यों नहीं देते थे? कोई भी चीज़ मेरे साथ किया जा रहा है वो सब, यहाँ तक कि पोलियो में ड्यूटी लगती है सबकी रैंडम। मेरा एग्जाम था, उस दिन भी मैं वहाँ जाके ड्यूटी करके तब जाके एग्जाम देने आई हूँ। बाद में मुझे पता चल रहा है कि पोलियो में ड्यूटी तो रोस्टर से लगती है, और उस दिन मेरी ड्यूटी थी ही नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल से कोई और नहीं जाता था सिवाय मेरे। जब मैंने हेडमास्टर से इस बारे में बात की तो वो कहती हैं लोग अपने रिस्क पे नहीं जाते हैं, आपको नहीं जाना तो आप ही अपने रिस्क पे करिए। लेकिन जाना सबको होता है, जबकि डाटा चार्ट जो आ रहा है उसमें किसी एक नाम का हर स्कूल से नाम होता है। मुझे कभी कोई सही सूचना नहीं दी जाती थी, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। छुट्टी के दिन बुला दिया जा रहा है, ठंडी में मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, जब विंटर वेकेशन होता था कोई नहीं आता था। रजिस्टर हेडमास्टर के पास रहता है, वो अपनी साइन बना लेती थी, मुझे एब्सेंट कर। मैं वहाँ खड़ी हूँ, ठंड में सूख रही हूँ, फिर भी मैं एब्सेंट हूँ। वो घर में बैठी हैं फिर भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर उनके पास रहता है। मैंने दोबारा स्कूल सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि तब ये आ रहा था कि अब हाजिरी थंब इम्प्रेशन से लगेगी, अंगूठे वाली हाजिरी होगी, ये सारा हेडेक नहीं रहेगा। पता चला ये सब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर मुझे ये पता होता कि सिर्फ हवाबाजी है, कहीं कोई अंगूठे वाली हाजिरी नहीं लगेगी, तो मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ यही होना है। और जितनी बार मैंने विभाग ज्वाइन किया, मेरी उससे भी ज़्यादा बुरी दशा हुई। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मेरे दुश्मन हो गए, दोबारा स्कूल ज्वाइन करने का ये नतीजा हुआ। उस विभाग में मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर योगी जी की ये जिद है कि मुझे कहीं खाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नौकरी नहीं बचेगी, तो मैं उस विभाग में जाऊंगी और ये मेरी मजबूरी हो जाएगी, तो सॉरी, मैं भीख मांग के खा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, उस विभाग में नहीं जाऊंगी। उस विभाग ने मेरे वजूद, मेरी परिभाषा, मेरे पूरे जिंदगी के संघर्ष को जीरो कर दिया, सिर्फ एक औरत की वजह से। उस उष्मा वर्मा पे कोई एक्शन ना लिया जाए, उस श्रीकांत द्विवेदी पे, जहां भी मैंने उस दोनों की कंप्लेन की है, मुझे मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। उन लोग का स्टेटमेंट तक नहीं। मेरे वही 73 साल के बाद, जिनको मेरी सौतेली माँ हर जगह मोहरा बना के आगे खड़ा कर देती हैं, कभी कोई आगे बना के मोहरा। क्यों? क्योंकि हाँ, ये सच है कि मेरे बाप पूरी तरह से अपनी पत्नी के कंट्रोल में है, वही बोलेंगे। अगर वो कहेगी कि तुम्हारी लड़की धंधा करती है तो वो बोल देंगे, वो कहेंगे पागल है तो वो पागल बोल देंगे, मुझे भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इस बात का मानसिक दबाव होता है कि अगर वो सामने खड़े होंगे तो मुझे कोई लीगल एक्शन लेने में दिक्कत होगी। इस बात के लिए हर चीज में उनको मोहरा बना दिया जाता है। कहीं भी कोई स्टेटमेंट देना, कंप्लेन जब मैं उष्मा वर्मा की कर रही हूं तो मेरे बाप उसमें बीच में कैसे आ जा रहे हैं? ये तो विभागीय कंप्लेन है, पूरी तरीके से विभागीय मैटर है कि मुझे नौकरी नहीं करने दिया गया, तो उसमें मेरे फादर कहाँ से इन्वॉल्व हो जाते हैं? और अगर मेरे फादर इन्वॉल्व होते हैं तो अर्जुन वर्मा की पहली पत्नी क्यों इन्वॉल्व नहीं होती हैं? जो उसकी असली पत्नी है, जो उसका वास्तविक वजूद है, उसको आप लोग कहीं नहीं डिफाइन कर रहे हैं। और उष्मा वर्मा को उनकी पत्नी साबित करने के नहीं, बल्कि पूरे विधाता साबित किया जा रहा है कि वो जो कुछ भी करें, वो उनको करने का अधिकार है। आप चली जाइए, आप विभाग छोड़ दीजिए, आप घर छोड़ दीजिए, आप किराए पे रहिए, आप ट्रांसफर करवा लीजिए, आप दूसरी जगह इलाज करवाइए, आप अपना नंबर बदल दीजिए। ये नेताओं के, वकीलों के, बड़े बड़े लोगों के मुझे दिए गई सलाह है, पर उष्मा वर्मा नहीं बदलेंगी। क्यों? क्योंकि वो विधाता है भाई। मामूली बात होती है अपना पेटीकोट ब्लाउज उतार के बड़े बड़े नेताओं के साथ सो जाना, और अगर नहीं तो फिर क्या कारण है? मुझे बताएं कि ऐसा क्या कारण है कि उस औरत पे एक्शन नहीं लिया जाना? उस औरत का नाम कहीं आता है तो मुझे कचहरी में नहीं जाने दिया जाता, मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारियों से अपनी बात नहीं कहने दी जाती, सांसद से नहीं मिलने दिया जाता, कोई भी बात। और जो भी बात कही जाएगी, अगर 1 सेकंड के लिए ये माना जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ऐसा क्या मेरे साथ, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोलना जाने वाला है मुझसे, ना कोई ऐसी गलत बात की जानी है जिसको रिकॉर्ड होने में कोई समस्या है। और मैं इतनी बड़ी पागल हो गई हूँ कि मैं उनको मार डालूंगी।
ये आप बताना चाहते हो? अगर मुझे मार डालना होगा तो फिर मैं मुख्यमंत्री, विधायक, और ये पुलिस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट होगा, ये मेरा इतना, जहाँ वो जैसे सारे लोगों को बताते हैं उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि शायद इसलिए कोई ना मिलता हो। तो अगर ये बात है, तो अगर मुझे मार डालना है तो मैं सबसे पहले उष्मा वर्मा को मार डालूंगी, क्योंकि सारे फसाद, सारे कष्ट की जड़ वो है। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों मारने जाऊंगी? उनको मारने की तो मेरी औकात भी नहीं, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना मेरा उतना कभी औहदा है, मेरा तो कभी कोई मतलब ही नहीं रहा है, ना तो सत्ता से, ना सिस्टम से, और ना कभी होगा जीवन में। मैं चाहे जितने आगे बढ़ जाऊं, मेरा राजनीति और व्यापार दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मेरे घर में बंदर ने एक टंकी को गिरा दिया था, बीच से चीर दिया था। मैंने उस टंकी के 3, अगर मेरी सौतेली माँ होती या कोई भी XYZ होता तो उसे 100 रुपये में बेच देता कबाड़ के भाव। मैंने उस टंकी को बीच से कटवाया है। उसके ऊपर के भाग को अगर चाहूँ तो पेंट करवा के उसको इस रूप में दे सकती हूँ कि उस एक टुकड़े की कीमत 20,000 रुपये होगी। बीच के भाग को मैंने प्लाई की तरह, अपने जो प्लाई उष्मा वर्मा जब मैं मेहनत देने गई थी तो उन्होंने तोड़वा दिया था, वहाँ पर लगा दिया। बीच के पार्ट को अगर मेरे घर से ना निकाला जा रहा होता तो मैं उसमें पेड़ लगा देती। एक टूटी हुई टंकी जिसकी कीमत 100 रुपये स्क्रैप का था, उसका मैं कम से कम नहीं तो 25,000 रुपये कमा सकती हूँ। ये मेरी क्षमता है। और अगर मुझे पूरे देश में, पूरी दुनिया में स्क्रैप की जो फेंक दिया जाता है उसको अगर वास्तव में रिसाइकिल करके प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो इतने पैसे ही नहीं बन सकते, बल्कि इतने सारे संसाधनों का सदुपयोग हो सकता है कि पूरे के पूरे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बदला जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल भर जो मैंने दिया, जिसको समय के अभाव में मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया। ऐसे ही हर चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है और इस तरीके से हो सकता है कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदल सकता है। मैंने एक लेटर जो मुझे भेजना था, कैसे हम देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बदल सकते हैं, करने के लिए बहुत सारा काम है और इस तरीके से वो बदल सकता है कि पूरे ये जो थ्योरी है मेरी, अगर उसे, जो मैं किसी को शेयर नहीं करने वाली हूँ ना बताने वाली हूँ, अगर उसे वास्तव में देश में अप्लाई कर दिया जाए तो पूरे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बदला जा सकता है। पर मुझे कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में खुदा सिर्फ उष्मा वर्मा है। जब तक मैं, अगर वो मुंह में मेरे पेशाब करें और मैं उनकी पेशाब को पी नहीं लूँगी, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि अर्चना पांडे उनका सम्मान करती हैं या वो महान साबित नहीं हो जाएंगी। ऐसा रमाशरण अवस्थी, उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारे देश का सिस्टम चाह रहा है। क्यों योगी जी? क्या आप इतने कमज़ोर मुखिया हैं? क्या आप एक लड़की की मदद नहीं कर सकते, बाकी पूरे सिस्टम को नंगा होने दे सकते हैं, पूरे आयोग को बदनाम होने दे सकते हैं? क्या इससे सबकी बदनामी नहीं हो रही है? पूरे सिस्टम की बदनामी नहीं हो रही? मेरे पूरा परिवार को लत्ता बना दिया गया, पूरे परिवार। और अगर मुझे नौकरी करने दी गई होती, मैं सिर्फ इसलिए घर में रुकी थी, मुझे अपनी बहन को सेटल करना था, दैट्स इट। प्रॉपर्टी यहाँ तो दिमाग मेरा कभी गया ही नहीं। और अगर जाना था तो जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तब मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ती। 5400 ग्रेड पे गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट होके मैं प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रही हूँ। हाउ डेयर टू थिंक दैट? इतनी बकवास सोच किसकी हो सकती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 लोग इस बात को बोल दिए और ये सच हो गया। और उष्मा वर्मा ये दिखावा करती हैं कि बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खुश हैं, बड़ी टैलेंटेड है, तो ये मान लिया गया। कौन सा खुश इंसान औरत होगी जो शादीशुदा होकर किसी दूसरे पुरुष के पास सोने जाती हो? और वो सिर्फ फिजिकल नीड के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी दूसरों पे डिपेंड है। हर जगह वो श्रीकांत द्विवेदी पे ही डिपेंड रहती, तो वो किस तरह की खुश हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दिखावा कर रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, कभी किसी को मोहरा बना ले रही, कभी किसी, इसलिए वो खुश है। और इसलिए कि मैं झुकने को, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं। तो ये मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी डिग्निटी है, मुझे नहीं पसंद है। शादी तो योगी जी ने भी नहीं की है, मायावती ने भी नहीं की है, लता मंगेशकर ने भी नहीं की है। तो इसका मतलब सारे लोग चरित्र से गंदे हो गए। अच्छी और देवी सिर्फ उष्मा वर्मा है। क्यों? इस तरह की चीज़ें साबित करने के लिए पुलिस विभाग एकदम प्राण निकाल डाल रही है अपना। रमाशरण अवस्थी पूरे मीडिया को नंगा करने पे तैयार है। उनका पूरा का पूरा ब्यूरो, जब वहाँ पे कोई जाता है तो उसका पहले मोबाइल चेक किया जाता है, कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा कि जो मेरी मर्डर की साजिश है वो एक्सप्लोज ना हो जाए। ये रमाशरण अवस्थी के ब्यूरो में होती है। वहाँ के जितने लोग हैं, मेरे घर के सामने लोगों को पैंट खोल के खड़ा किया जाता है और मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मुझे ये सब कुछ सहना है। आज घर के अंदर बंद हूँ तो इतनी चीज़ें की जा रही हैं, किस जगह पे मेरे साथ ये लोग कौन सी ऐसी गंदी चीज़ें जो नहीं करवा देंगे। और मुझे इसके बाद उष्मा वर्मा की इज्जत करनी चाहिए, जिस औरत की वजह से मेरा वजूद मिट्टी कर दिया गया, जिस लड़की को पूरे देश की शान होनी चाहिए, पूरे देश में सम्मान मिलना चाहिए, पता नहीं मेरा जीवन कहाँ होना चाहिए था, उस लड़की के वजूद को मिट्टी कर दिया गया और मैं उस औरत का सम्मान करूँ। इस तरीके से आप मुझे उसका सम्मान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप सच में मानते हैं कि ये आप लोग का निर्णय सही है और आप लोग का बौद्धिक स्तर वास्तव में सही है? पागल तो मुझे घोषित किया जा रहा है, तो क्या ये बौद्धिक लोगों का निर्णय है जो आप लोग कर रहे हैं कि उन 2 लोगों को गंदगी नहीं बंद करवाई जाती है कि पूरे देश में इस सिस्टम की मिसाल कामिल हो, बाकी लोग इसका सम्मान करें?
क्या ज़रूरत है मुझे? अगर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा तो मैं उष्मा वर्मा का नाम लूँगी? मेरा क्या मतलब है उससे? कौन है वो? अगर वो राष्ट्रपति भी हों तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राष्ट्रपति पे आरोप लगाने नहीं जा रही हूँ, उन पे कुछ नहीं करने जा रही हूँ, तो उससे मुझे क्या मतलब है? ये सवाल किसी के मन में नहीं आता। बहुत बड़ी हीरोइन हो गई हैं वो, हमें तो किसी एंगल से सुंदर नहीं लगती। आपको लगती है तो आप उनको जितना प्यार कर सकते हो करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरा सम्मान इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसे कितना सम्मान दिया जा रहा है, पर मेरे अपमान का अधिकार नहीं है। अगर वो औरत पागल हो गई है और उसको ये लगता है कि सिर्फ मेरे अपमान से ही उसका सम्मान बढ़ रहा है, तो उसके पागलपन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जाके प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करवा के उसको ट्रीटमेंट दीजिए, उसको इलाज की ज़रूरत है। और यही सच है, जितनी दूसरी पत्नियां होती हैं उनको एक्चुअल में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वो इनसिक्योरिटी का शिकार होती हैं। जैसे मेरी सौतेली माँ, मेरी बहन की शादी हुई थी, उसे वहाँ भी जीने नहीं देती थी, इस इनसिक्योरिटी में कि जितना शोषण उसने किया है वो वहाँ पे उनकी बुराई कर रही होगी। मैंने जब बेसिक शिक्षा विभाग ज्वाइन किया तो या हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ, इसके पहले मेरे मुँह से किसी ने नहीं सुना था कि मेरी सौतेली माँ है, कहीं नहीं। लेकिन उसके दिमाग में एक कीड़ा चलता रहता था कि मैं उसकी बुराई कर रही होंगी। इसलिए वो हर जगह नज़र रखना, हर जगह वही पढ़ने के लिए भेजना जिस कोर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था वो कोर्स करने के लिए भेजना। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार वहाँ पे होंगे, जो मेरे बारे में बोलेंगी वो सच मान लिया जाएगा। उसकी इस इनसिक्योरिटी के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? वास्तव में जितनी दूसरी पत्नियाँ होती हैं वो पागल होती हैं, उनको असुरक्षा की भावना होती है और वास्तविक इलाज की ज़रूरत उन्हें होती है। लेकिन चूंकि मर्दों की ज़रूरतें और मर्दों के स्वार्थ उनसे पूरे हो रहे होते हैं, और ऐसी औरतें बहुत दुनिया में हैं, और ऐसी औरतों को इंस्पायर करने के लिए दुनिया के जितने मर्द होते हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। कभी किसी महिला को ऐसा सशक्तिकरण नहीं दिया जा रहा है जिससे किसी महिला को वास्तव में हेल्प मिल सके। ना तो उन्हें कानून में संपत्ति का अधिकार इस तरीके से है कि उसे अनिवार्य बनाया जाए, ना तो उन्हें किसी एग्जाम में उम्र में छूट दी जाती है, ना फीस में छूट दी जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का ही हो रहा। क्यों? क्योंकि खुद महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। जिस जगह से महिलाओं का शोषण शुरू हुआ था कि उनका शारीरिक शोषण होता था, कभी उनका पति करता था, कभी उनका ससुर करता था, कभी उनका जेठ करता था, आज वही शोषण वो अपनी मर्जी से करवा रही हैं। इसे हम नारी सशक्तिकरण